हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का ही पार्ट नंबर 71 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी सेशन मैंने आपको दिए वो सभी आपने देखे होंगे, राइट। जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे होंगे काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर गो थ्रू कीजिएगा। यहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएंगी जिसमें आपको प्रीवियस सभी सेशन मिल जाएंगे। और आपको चाहिए सभी सेशन के पीडीएफ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे ये दोनों जो चैनल है मतलब ग्रुप जो है वो आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अटैच की रहेंगी। आप वहाँ से इजीली इन दोनों ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट वहाँ पर ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको ये पता रहे कि भाई साहब आपको पढ़ा कौन रहा है, राइट ना। यस। सो माई सेल्फ बाबरा कॉन्टे एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है 80, 90 एंड 20 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मेरा इन 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 5 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एजुकेशन के बारे में बता दूँ तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को इन एचपीडीसी सेक्शन। तो आज हम देखने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है जो कि फीडबैक एम्पलीफायर, जो कि एई के एग्जाम के लिए तो मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगर आप गेट या तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी अगर प्रिपेयर करते हो तो ये टॉपिक मोस्टली पूछा ही जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो फीडबैक एम्पलीफायर का मोस्टली मतलब आज मैं बेसिकली थ्योरी कवर अप कराऊंगा। अपकमिंग सेशन में इसके एमसीक्यू साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट रहेगा वो मैं कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। बट फॉर द एई पॉइंट ऑफ व्यू आज अगर आप ये थ्योरी सेशन भी देख लेते हो तो आपका मतलब मोर देन इनफ आपका मतलब टॉपिक कवर अप हो जाएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम बेसिकली देखेंगे फीडबैक एम्पलीफायर्स। ठीक है। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है फीडबैक एम्पलीफायर, तो इसमें जैसे कि दो वर्ड है कि एक है तो फीडबैक और दूसरा है एम्पलीफायर। मतलब हम बात करेंगे इसमें फीडबैक की साथ ही साथ एम्पलीफायर की भी। ठीक है ना। यस। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डायग्राम दिखती कैसे, मतलब ये फीडबैक एम्पलीफायर बेसिकली दिखता कैसे। तो जैसे कि इसमें फीडबैक मतलब एम्पलीफायर है, तो देखो ये जो चीज़ है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके एम्पलीफायर को। इसको हम बेसिक एम्पलीफायर भी बोलते हैं। आगे क्यों हम इसको बेसिक एम्पलीफायर बोलते हैं मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल याद रखना कि यहाँ पर एम्पलीफायर होता है। आफ्टर दैट ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये फीडबैक एलिमेंट या तो फीडबैक नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। तो ये एम्पलीफायर रहेगा, ये फीडबैक एलिमेंट रहेगा, और यहाँ पर हम बेसिकली किसी भी नेटवर्क के लिए या फिर किसी भी सर्किट के लिए हम इनपुट देंगे और यहाँ से हम बेसिकली आउटपुट लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। तो एक एम्पलीफायर है, एक फीडबैक नेटवर्क है, और इनपुट और आउटपुट ये दोनों मतलब ये 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। मेजरली जो कंपोनेंट अगर आपको दिख रहे होंगे फीडबैक एम्पलीफायर में तो दो ही है, एक तो एम्पलीफायर और दूसरा फीडबैक नेटवर्क, राइट ना। यस। तो हम बात कर रहे हैं फीडबैक की। तो व्हाट इज मीन बाय द बेसिकली अ फीडबैक, तो फीडबैक आपको समझना जरूरी है। तो व्हाट इज मीन बाय अ फीडबैक, इट इज अ रेफर्स टू अ मिक्सिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ अ एम्पलीफायर, मिक्सिंग अ पार्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर विद इनपुट, राइट ना। यस। नहीं समझे, देखो मैं समझाता हूँ कि क्या बोला है कि इसमें क्या होता है कि आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर है ना, इसका कुछ आउटपुट आपका बेसिकली मतलब ये x0 ये मिक्सअप किया जाता है आपके इनपुट में। किसमें मिक्सअप किया जाता है, इनपुट में। यस। तो ये जिसके वजह से बेसिकली ये मिक्सअप किया जाता है उसे हम बोलेंगे अ फीडबैक। यस। जिस एलिमेंट से बेसिकली अगर आप ये आउटपुट का हिस्सा इनपुट में मिक्सअप कर लेते हो तो इसे हम बोलेंगे अ फीडबैक। ठीक है ना। यस। तो मतलब आसानी से एक बार समझा दो कि आउटपुट का कुछ हिस्सा अगर हम लेंगे उसको इनपुट में मिक्सअप करने का काम जिस नेटवर्क से होता है उसे हम बोलेंगे फीडबैक नेटवर्क या तो फीडबैक। ठीक है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भाई साहब ये फीडबैक नेटवर्क है। तो फीडबैक नेटवर्क के लिए ये साइड इनपुट रहेगी और ये साइड आउटपुट रहेगी, बिल्कुल ना। यस। क्योंकि आप आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में ले रहे हो, तो फीडबैक के लिए ये इनपुट है और फीडबैक के लिए आउटपुट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये बेसिकली अ फीडबैक सिग्नल है। तो ये फीडबैक सिग्नल होगा, क्यों, क्योंकि ये फीडबैक का आउटपुट है। तो ये फीडबैक फीडबैक क्या होगा, फीडबैक सिग्नल होगा। ध्यान से देखना, तो ये फीडबैक सिग्नल है। और ये चीज़ क्या है, तो हमारे सिस्टम का या फिर हम बोलेंगे हमारे एम्पलीफायर का ये क्या है, आउटपुट है, राइट ना। आउटपुट हम क्या बोलेंगे, सिग्नल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं कि हमारे पास ये जो फीडबैक सिग्नल है ये आउटपुट पर प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल, कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा आउटपुट का कुछ हिस्सा ही तो हम फीडबैक से लेते हैं, मतलब फीडबैक सिग्नल हम बोल सकते हैं सीधा सीधा हमारे आउटपुट पर प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई बात, ये इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यहाँ से हमें कुछ चीज़ें डिराइव करनी है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या ला सकते हैं कि फीडबैक सिग्नल मतलब एक्सएफ इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट सिग्नल मतलब एक्स नॉट। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सएफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट। एक्स नॉट इज नथिंग बट फॉर वी आर राइट नाउ द एक्स नॉट इज हमारे लिए है भाई साहब आउटपुट, राइट। तो फीडबैक सिग्नल आउटपुट सिग्नल पर प्रोपोर्शनल रहेगा, तो उस हिसाब से हमने ये चीज़ बोली। अब अगर मुझे यहाँ पर ये जो फीडबैक सिग्नल है एंड ये जो आउटपुट सिग्नल है इसके बीच का प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे, दैट इज नथिंग बट अ बीटा। यहाँ पर हमने ले लिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बीटा। अब बीटा है क्या, इसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और जैसे कि ये हमने फीडबैक नेटवर्क के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्डिंग इट इज कॉल्ड एज अ फीडबैक फैक्टर आल्सो। ओके, तो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, बट ये फीडबैक का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फीडबैक नेटवर्क का, तो इसलिए हम इसको प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर फीडबैक फैक्टर भी बोल सकते हैं। इसको अगर हम निकालेंगे बच्चों, तो इसको निकाला किससे जाता है, ध्यान से देखो कि बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो एक्स एफ बटे एक्स नॉट, क्योंकि बीटा यहाँ पर रहेगा तो भाई साहब ये एक्स नॉट इसके लिए डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको बीटा निकालने के लिए बोला, याद रखना इससे रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज आगे सॉल्व करूंगा, तो याद रखो कि जब भी मुझे बीटा निकालना रहेगा तो बीटा क्या होगा, एक्स एफ बटे एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट मतलब आउटपुट सिग्नल टू दी सॉरी फीडबैक सिग्नल टू दी आउटपुट सिग्नल, इन दोनों का रेशियो हमारे लिए बीटा होगा, ठीक है। और बीटा मतलब क्या, फीडबैक फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो फीडबैक हम कुछ ना कुछ हिस्सा इनपुट में मिक्सअप करते हैं। अब मिक्स दो तरीके से हो सकता है, मिक्स दो तरीके से हो सकता है, या तो ध्यान से देखना, इनपुट में आपका फीडबैक फैक्टर ऐड हो जाए, या तो आपके पास इनपुट में आपका फीडबैक फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो दो तरीके से हमारे पास ये फीडबैक आ सकता है, तो इसीलिए इससे हम कैटेगराइज करेंगे बेसिकली कि ये जो फीडबैक है वेदर इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक और वेदर इट इज अ निगेटिव फीडबैक, ठीक है। मतलब दो टाइप होते हैं फीडबैक के, एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव, ठीक है ना। दो तरीके के हमारे पास फीडबैक रहेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर हमारे पास, ध्यान से देखना, इफ अ फीडबैक सिग्नल इज गेट एडेड, अगर हमारा फीडबैक सिग्नल ऐड हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक्चुअल में इनपुट था, और ये इनपुट में अगर हमारा फीडबैक ऐड हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, अ पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, अ पॉजिटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक में हमने क्या लाइन लिखी है यहाँ पर फिर से, इन अ पॉजिटिव फीडबैक अप्लाइड इनपुट एंड अ फीडबैक सिग्नल आर इन फेज। ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि अप्लाइड इनपुट एंड और क्या आपके पास फीडबैक सिग्नल इन फेज में होगा, मतलब ऐसे है कि अगर इसका सिग्नल ऐसे है तो फीडबैक सिग्नल भी हमारे पास ऐसा ही रहेगा, तो इसे बोलते हैं हम इन फेज क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तभी जाकर ऐड होंगी। अगर गलती से ऐसा हुआ कि ये सिग्नल ऐसा होता और ये सिग्नल हमारे पास ऐसा होता, तो फिर ये हमारे पास ऐड नहीं हो सकते थे कभी भी, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये निगेटिव फीडबैक में कुछ इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना, यस। अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या बोला गया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये पॉजिटिव फीडबैक है, तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, इनपुट ओवरऑल इनपुट जो मिलेगा आपके पास एक्चुअल इनपुट प्लस फीडबैक सिग्नल ऐड होगा। तो ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो ये अप्लाइड इनपुट मतलब यहाँ का अप्लाइड इनपुट, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है, तो ये फीडबैक सिग्नल, और एक्स आई क्या है, नेट इनपुट, मतलब ये फीडबैक और ये दोनों चीजें मिक्सअप करके इट में बी अ पॉजिटिव इट में बी अ निगेटिव, इन दोनों को मिक्सअप करके जो इनपुट मिलेगा तो ये हमारे लिए नेट इनपुट है। नेट इनपुट मतलब फीडबैक प्लस या तो माइनस, सॉरी ये अप्लाइड इनपुट प्लस या तो माइनस फीडबैक सिग्नल। प्लस तब हम लेंगे जब हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल होगा, और माइनस तब हम लेंगे जब हमारे पास निगेटिव सिग्नल हो, मतलब फीडबैक होगा। तो फिलहाल हमारे लिए पॉजिटिव फीडबैक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक और लाइन मैंने रखी हुई है कि वो क्या है, ध्यान से देखना। पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड इन ऑसिलेटर। पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क हम कहाँ पर यूज कर लेते हैं, ऑसिलेटर में। मैंने ऑसिलेटर आपको पढ़ाए हुए, कोई बोलेगा कि सर नहीं पढ़ाएंगे, तो बेटा आपने मेरे सेशन शायद से प्रॉपरली फॉलो नहीं किए होंगे। मैंने आपको ये दोनों के दोनों मतलब सभी ऑसिलेटर के ऊपर एक सेशन दिया हुआ है। तो ऑसिलेटर में मैंने बोला भी था कि ऑसिलेटर में हम पॉजिटिव फीडबैक यूज कर लेते हैं, एस्कीमेट ट्रिगर में हम पॉजिटिव फीडबैक यूज कर लेते हैं, रादर देन हर जगह पर हम नेगेटिव फीडबैक यूज कर लेते हैं। तो ऑसिलेटर में हम पॉजिटिव फीडबैक यूज कर लेते हैं, किस लिए, क्योंकि हम वहाँ पर एसी सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। एसी सिग्नल जनरेट करने के लिए हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक यूज किया जाता है। अभी देखो, अगर मैं ये सपोज बात कर रहा हूँ कि दिस इज अ सपोज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर,
तो कॉमन इमीटर अगर एम्पलीफायर जो 2 मिनट के लिए सोचो, तो यहाँ पर जो भी सिग्नल दिया जाएगा इसका जस्ट 180 सिग्नल यहाँ पर आपको शिफ्ट देखने को मिलता है कि नहीं? यस, यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉमन इमीटर या फिर एम्पलीफायर नॉर्मली कितने डिग्री का शिफ्ट देता है? तो 0 डिग्री 180 डिग्री का आपके पास शिफ्ट देता है। तो याद रखना पॉजिटिव फीडबैक में एम्पलीफायर 180 डिग्री का शिफ्ट देता है। और हमने बोला कि भाई साहब पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल में दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए? इन फेज में होनी चाहिए। अब अगर ये चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास सिग्नल कैसा है? 180 फेज शिफ्ट होने वाला है ना। तो आपको ये सिग्नल ऐसा चाहिए, ये सिग्नल फिर से ऐसा ही चाहिए। तो आपको यहाँ पर भी 180 फेज शिफ्ट करके ही ये सिग्नल फिर से लाना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल में, पॉजिटिव फीडबैक में बेसिकली पॉजिटिव एम्पलीफायर में एम्पलीफायर 180 फेज शिफ्ट देता है, साथ ही साथ फीडबैक को भी 180 फेज शिफ्ट देना पड़ेगा। तभी जाकर आपके पास ये जो इनपुट आपने इस तरीके से लिया था उसी प्रकार का आपके पास ये फीडबैक सिग्नल भी मिलेगा। अदरवाइज अगर ये 180 देगा तो फिर यहाँ पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा, और ये 180 शिफ्ट आपके पास ऐसा ही यहाँ पर मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं देंगे तो फिर आपके पास ये 180 शिफ्ट मिल जाएगा, तो जिससे आपके पास पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। तो इस प्रकार का सिग्नल हमें नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे, एक बार फिर से दोहराता हूँ, पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल में एम्पलीफायर भी 180 फेज शिफ्ट देता है और आपके पास फीडबैक नेटवर्क भी 180 फेज शिफ्ट देता है। तो ये चीज़ याद रखना कि एम्पलीफायर भी 180 एंड फीडबैक नेटवर्क भी 180 डिग्री आपके पास फेज शिफ्ट देगा, जो कि निगेटिव फीडबैक में हमारे पास ये चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी, जिसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। और याद रखना कि ऑसिलेटर में हम बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल यूज कर लेते हैं, पूछा जाता है ये, एंड यहाँ पर हम एसी सिग्नल या तो एसी वेवफॉर्म हम जनरेट कर लेते हैं। तो ये रहा पॉजिटिव फीडबैक से रिलेटेड कुछ चीज़ है। अब हम आते हैं बेटा निगेटिव फीडबैक से रिलेटेड। तो देखो निगेटिव फीडबैक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इफ द फीडबैक सिग्नल इज सब्ट्रैक्टेड, दिखाई दिया कि फीडबैक सिग्नल क्या हुआ बेटा आपके पास? सब्ट्रैक्ट अगर होता है अप्लाइड इनपुट से तो हम उसको बोलेंगे निगेटिव फीडबैक। क्या बोलेंगे हम? निगेटिव फीडबैक। ठीक है। तो निगेटिव फीडबैक में क्या होता है? इन निगेटिव फीडबैक अप्लाइड इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल आर आउट ऑफ फेस। जो एक्चुअल में अप्लाइड इनपुट है ना यहाँ का, मतलब ये वी एस सपोज ऐसा है, और ये जो आपके पास क्या रहेगा भाई साहब, वी एफ जो रहेगा, तो ये सिग्नल आपके पास आउट ऑफ फेज होना चाहिए। आउट ऑफ फेज मतलब यहाँ पर कैसे सिग्नल होना चाहिए? ऐसा। तो अब ये कैसे होगा? तो ध्यान से देखना, ये भी आप हासिल कर सकते हो। देखो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर 180, सॉरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं, एम्पलीफायर आपको 180 फेज शिफ्ट देगा। तो यहाँ पर सिग्नल कैसे मिलेगा आउटपुट में? तो आपके पास देखो 180 फेज शिफ्ट। तो देखो ये 180 एज इट इज यहाँ पर भी चाहिए ना, तो मतलब अगर ये चीज एज इट इज चाहिए तो यहाँ पर आपको फेज शिफ्ट कितना का देना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 0 का। मतलब मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि इन अ निगेटिव फीडबैक, बेसिकली इन अ निगेटिव फीडबैक ऑपरेशन हमारे पास एम्पलीफायर 180 का फेज शिफ्ट देगा, बट फीडबैक में 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, फीडबैक में हमारे पास 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देना चाहिए, किसमें? निगेटिव में। तो आप यहाँ से एक थोड़ा सा कंक्लूजन ला सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेटा आपके पास ना निगेटिव फीडबैक में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निगेटिव फीडबैक में फेज शिफ्ट आपको 0 डिग्री का चाहिए। अगर फेज शिफ्ट अगर आपको 0 डिग्री का चाहिए तो नेटवर्क पैसिव एलिमेंट से बनने वाला चाहिए। याद रखना ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, नेटवर्क कैसा चाहिए आपको? पैसिव एलिमेंट से बनने वाला चाहिए। इसीलिए निगेटिव फीडबैक नेटवर्क जितने भी होते हैं वो ओनली रेजिस्टेंस से बनते हैं। ओनली रेजिस्टेंस से बनते हैं, मतलब जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ही होगा। जैसे कि वैसे आपको बताना है, कैसे भी बना लो, बट रेजिस्टेंस से ये फीडबैक नेटवर्क आपके पास बनेगा इन अ negative feedback. But however, in case of the positive feedback, the फीडबैक नेटवर्क ये जो बनता है बेटा पॉजिटिव नेटवर्क में, यहाँ पर आपको पता है कि कॉलपिट ऑसिलेटर है, हार्टली ऑसिलेटर है, बहुत सारे ऑसिलेटर होते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर होते हैं, या तो हमारे पास इंडक्टर्स होते हैं, इंडक्टर के साथ साथ हमारे पास रेजिस्टेंस भी होता है, राइट ना? ये चीज़ हम देख चुके हैं। यस, हार्टली ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, ये चीज़ हम देखते हैं, राइट ना? विंस ब्रिज ऑसिलेटर। तो वहाँ पर हमारे पास आर एल सी एलिमेंट यूज कर किया जाता है। तो पॉजिटिव फीडबैक में हमें यहाँ पर फेज शिफ्ट चाहिए होता है ना 180, तो इसीलिए यहाँ पर पैसिव एज वेल एज एक्टिव एलिमेंट का यूज किया जाता है। बट निगेटिव फीडबैक में हमें कोई भी फेज शिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम क्या करते हैं कि निगेटिव फीडबैक नेटवर्क में नेटवर्क जो बनेगा फीडबैक नेटवर्क ओनली रेजिस्टेंस से बनेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलो जी,
अब आगे हम देख लेते हैं कि निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या करता है, किस लिए इसका फायदा होता है। तो बेटा ये सभी चीज़ें हम देखेंगे अच्छे से कि क्या क्या करता है। तो निगेटिव फीडबैक नेटवर्क यूज़ करने से एम्पलीफायर हमें बेसिकली गेन के लिए स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, गेन स्टेबल हो जाता है। अब कैसे होगा हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ डिस्टॉर्शन भी कम हो जाते हैं। यस, अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर देखूँ ना, इसका फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन रिस्पॉन्स, तो ये थोड़ा सा आपके पास डिस्टॉर्शन लेस देखने को मिलता है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा नहीं मिलता है। साथ ही साथ हमारे पास डिजायर्ड इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस मिलते हैं। मतलब किसी भी एम्पलीफायर के लिए हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हमारे पास इन्फानाइट होना चाहिए, और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नॉर्मली हम ऐसा ही बोलते हैं ना, दिस इज अ गुड थिंग फॉर अस राइट ना, कि इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास इन्फानाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास जीरो होना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है जब हम एम्पलीफायर लगाते हैं बेसिकली, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को अगर आपको अच्छे से अचीव करना है तो हम क्या करेंगे, फीडबैक लगा देंगे। तो इससे हमारे पास ये जो चीज़ हम चाहते हैं बेसिकली हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ बैंडविड्थ भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है अगर हम फीडबैक निगेटिव लगाते हैं तो, ठीक है। यस, आगे क्या बोला गया है यहाँ पर, जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ अ एम्पलीफायर डज नॉट हैव अ फीडबैक देन इट इज कॉल्ड एज अ बेसिक एम्पलीफायर। मैंने अभी अभी बोला था कि अगर हमारे एम्पलीफायर में फीडबैक ही नहीं हो, अब ये हमारे पास एम्पलीफायर है, इसमें से सपोज हमने ये फीडबैक हटा दिया, फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं किया, तो ये जो एम्पलीफायर कहलाएगा इसे हम बोलते हैं फिर बेसिक एम्पलीफायर। गॉट इट। अब हमारे लिए कौन सा एम्पलीफायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बेसिक एम्पलीफायर। गॉट इट। जिसके लिए फीडबैक नहीं होता उस एम्पलीफायर को हम बोलेंगे बेसिक एम्पलीफायर, और अगर आप इसमें फीडबैक लगा देते हो तो फिर इसे हम बोलेंगे फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। ये ना बेसिक एम्पलीफायर गेन इज अनस्टेबल। बेसिक एम्पलीफायर में क्या होता है कि गेन अनस्टेबल हो जाता है बिकॉज 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 ट्रांजिस्टर से बनने वाले, मतलब एम्पलीफायर तो ट्रांजिस्टर से बनेगा ना, तो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर बेसिकली टेम्परेचर एंड टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि थर्मल रनवे वाला एक कंसेप्ट होता है, जहाँ पर आपके पास टेम्परेचर अगर वैरी होगा तो फिर आपके पास ट्रांजिस्टर अनस्टेबल में जा सकता है, ट्रांजिस्टर का इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि ट्रांजिस्टर आपके पास डैमेज भी हो सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम आपके पास ट्रांजिस्टर में देखने को मिलते हैं। अगर हमें उससे बचाना है तो हम फीडबैक लगा दें, तो हम ट्रांजिस्टर को अनस्टेबल होने से बचा सकते हैं। और ट्रांजिस्टर अगर अनस्टेबल होने से बच जाएगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हम एम्पलीफायर को स्टेबल कर पाएंगे, बेसिकली अनस्टेबल से बचा लेंगे, ठीक है। लेट मी पिक अप द कॉल एंड देन मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो होपफुली आप समझ सकते होंगे, इंपॉर्टेंट कॉल था, वॉट एवर जो भी है, ठीक है। तो अभी मैं बात यही कर रहा था कि अगर हमारे पास बेसिक एम्पलीफायर होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि गेन हमारे पास अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर से बनने वाले एम्पलीफायर टेम्परेचर एंड टाइम के साथ साथ इफेक्ट करते हैं। तो इससे अगर आपको बचाना है तो आपको फीडबैक लगाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। यस, चलो आगे बढ़ लेते हैं कि आगे का पॉइंट क्या है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हमने देखा कि ट्रांजिस्टर में, सॉरी, एम्पलीफायर में अगर हम फीडबैक लगाते तो उससे हमें फ़ायदे मिलते हैं। अब इन्हीं सभी फायदों को हम अच्छे से देखेंगे। तो पहला जो है आपके पास, मतलब इसका क्या क्या इफेक्ट होंगे जब हम नेगेटिव फीडबैक लगा देंगे, तो जो जिसमें से पहला जो पॉइंट है कि इफेक्ट ऑन गेन, गेन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। यस, गेन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिखा भी है कि निगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द गेन। गेन आपके पास रिड्यूस करा देगा निगेटिव फीडबैक। अब गेन रिड्यूस होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, यह आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो थोड़ी देर के बाद, बट फिलहाल इतना समझ लो कि आपके पास भाई साहब निगेटिव फीडबैक लगाने से गेन कम होगा। अगर गेन कम होगा तो बेटा इससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिस्टम की क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये अच्छी बात है, आप ये मत सोचना कि सर गेन कम हो गया, गेन कम हुआ बट अगर सिस्टम स्टेबल है तो फिर बढ़िया चीज़, राइट ना। यस, तो इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करा देता हूँ, देन उसके बाद हम ये चीज़ें देखेंगे। तो ये जो चीज़ है तो इसे हम बोलेंगे एक्चुअल इनपुट सिग्नल। देन यहाँ पर हमारे पास बेसिक एम्पलीफायर है, देन हमारे पास फीडबैक नेटवर्क है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फीडबैक नेटवर्क इज पैसिव नेटवर्क। यस यस, ये जो मैं बता रहा हूँ कि फीडबैक नेटवर्क में हमारे पास पैसिव एलिमेंट रहेंगे। कौन कौन से पैसिव एलिमेंट, मतलब RLC। फीडबैक नेटवर्क आपके पास बेसिकली पैसिव नेटवर्क से बनेगा, ये चीज़ मैंने अभी अभी बताया। इट कंसिस्ट ऑफ द रजिस्टर इन निगेटिव फीडबैक। अगर हमारे पास रजिस्टेंस हो गया तो निगेटिव फीडबैक में पैसिव नेटवर्क में ओनली रजिस्टेंस रहते हैं, अभी अभी मैंने बोला था। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ RLC इन अ पॉजिटिव नेटवर्क। पॉजिटिव नेटवर्क में हमारे पास RLC नेटवर्क होंगे।
अब यहाँ पर दो तीन टर्म समझ लो, यहाँ पर दो तीन टर्म समझ लो कि अगर बेटा 2 मिनट के लिए ऐसा समझ लो कि यहाँ पर ये फीडबैक है ही नहीं, यहाँ पर फीडबैक है ही नहीं, तो ये हमारे लिए कौन सा एम्पलीफायर कहलाएगा? तो दिस इज नथिंग बट यूर, दिस इज नथिंग बट यूर विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर? तो इसे हम बोलेंगे ओपन लूप बेसिक एम्पलीफायर, सॉरी। तो एम्पलीफायर के लिए गेन क्या होगा? तो गेन हमेशा क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट क्या रहेगा? एक्स नॉट, और इनपुट क्या रहेगा इसके लिए? तो इनपुट रहेगा सर एक्स आई। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा? तो ओपन लूप है ना, आपने लूप लगाया नहीं, तो ये हमारे लिए ये जो गेन रहेगा ये रहेगा ओपन लूप गेन, ये रहेगा हमारे लिए ओपन लूप गेन। गॉट इट? ठीक है, मतलब ये आउटपुट बटा ये एक्स आई, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम बोलेंगे ओपन लूप गेन। ठीक है, ओपन लूप गेन। अब दूसरी चीज इसमें और एक आती है विच इज नथिंग बट अ क्लोज लूप गेन। तो ए ओ एल मतलब ओपन लूप गेन, जिसे हम ए से दिखा रहे हैं। तो एक्स नॉट बटे एक्स आई, तो इट इज कॉल्ड एज द गेन ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, या तो हम बोलेंगे ओपन लूप गेन। बेसिक एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं या फिर ओपन लूप गेन भी बोल सकते हो। और अगर आपने सपोज इसमें क्या लगा दिया भाई साहब की फीडबैक लगा दिया, तो इससे ए एफ जो है वो एक्स नॉट बटे एक्सेस आ जाएगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो यहाँ पर है क्या। तो ये पूरा एक एम्पलीफायर समझ लो, 2 मिनट के लिए एक एम्पलीफायर समझ लो। तो ये देखो, ये एक्स नॉट यहाँ पर है, एक्सेस यहाँ पर है। तो एक्स नॉट डिवाइड बाय एक्सेस मतलब ये ओवरऑल इनपुट है ना, ये ओवरऑल इनपुट है यहाँ पर। तो ये जो चीज कहलाएंगी, इससे जो गेन बनेगा, इसमें क्लोज लूप भी इंक्लूड हो चुका है, तो इसे हम बोलेंगे क्लोज लूप गेन। गॉट इट? इसे हम बोलेंगे बच्चों क्लोज लूप गेन। तो मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस चीज को समझ लो कि ओपन लूप गेन मतलब ये आउटपुट बटे इस बेसिक एम्पलीफायर के लिए जो इनपुट है ना, उन दोनों का रेशियो एक्स नॉट बटे एक्स आई। बट आपके पास ओपन लूप जो, सॉरी क्लोज लूप जो गेन होता है वो आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट और ओवरऑल इनपुट जो है, इन दोनों का रेशियो, इसे हम बोलेंगे क्लोज लूप गेन। गॉट इट? समझे? तो इसे हम बोलेंगे क्लोज लूप गेन। समझ में आ गया? चलो जी, आगे बढ़ लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट बोला है कि ए ओ एल मतलब एक्स नॉट बटे एक्स आई, इट इज अ गेन ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, या तो हम बोलेंगे ओपन लूप गेन। एंड ए सी एल मतलब क्लोज लूप गेन, या तो ए बोलेंगे जिसे एक्स नॉट बटे एक्सेस, दैट इज नथिंग बट अ गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर, या तो हम बोलेंगे क्लोज लूप गेन। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसा था ही नहीं। अब हम इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं फॉर द नेगेटिव फीडबैक। अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये फीडबैक हमारा नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव फीडबैक होगा, तो मैंने अभी अभी देखा बच्चों हमने कि सर हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होगा, ये नेट इनपुट जो होगा, उसमें सर एक्चुअल जो इनपुट है, अप्लाइड इनपुट, उसमें से सर फीडबैक सिग्नल माइनस होगा, जो कि हम देख रहे हैं, है कि नहीं? जो कि हम देख रहे हैं कि सर अप्लाइड इनपुट जो है उसमें से फीडबैक सिग्नल माइनस होगा, तो जिससे हमें नेट इनपुट ये मिलेगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो नेट इनपुट हम क्या देख सकते हैं? सॉरी, एक्चुअल अप्लाइड इनपुट हम क्या देख सकते हैं? सर ये माइनस वाली चीज़ें जाकर प्लस होगी, तो ये वी आर गेटिंग दिस थिंग। अब ध्यान से देखो कि जैसे कि हमने अभी अभी देखा था कि बीटा की वैल्यू क्या थी बेटा। तो बीटा तो सर हमने ये बोला था कि एक्सेप्ट बटे हमारे पास एक्स नॉट था, फीडबैक सिग्नल बटे, फीडबैक सिग्नल बटे क्या था बेटा हमारे लिए? एक्स नॉट था। तो हम यहाँ से एक्सेप्ट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं सर? बीटा इंटू एक्स नॉट। तो देखो इस एक्सेप्ट की जगह पर हमने बीटा इंटू एक्स नॉट लिखा। अब ये चीज़ हमें मिली। बट हमने अभी अभी देखा बच्चा कि एक्स नॉट को हम और क्या लिख सकते हैं? तो एक्स नॉट देखो, ए हमारे लिए क्या होता है? ए क्या होता है? एक्स नॉट बटे एक्स आई, है ना? एक्स नॉट बचे बटे एक्स आई। तो एक्स नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू एक्स आई लिख सकते हैं। और अभी अभी हमने देखा कि एक्स नॉट की जगह पर अगर हम ये चीज़ पुट कर ले, देखो एक्स नॉट की जगह पर ये चीज़ पुट कर ले, तो यू विल गेट दिस थिंग, है ना? ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी। आप देखो इसने, इसमें भी एक्स आई है, इसमें भी एक्स आई है, तो दोनों में से एक्स आई मतलब मैं बाहर निकाल लूँ, कॉमन ले लूँ, तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा? तो एक्स आई इन ब्रैकेट बचेगा बेटा 1 प्लस यहाँ पर बीटा इंटू ये, यस। और ये एक्स आई, एक्स इंटू एक्सेस। अब एक्स इंटू एक्सेस इज 1 प्लस बीटा ये मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हो, और थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व कर लेते हो, जो कि आपको पता है कि क्लोज लूप गेन क्या बनता है, क्लोज लूप गेन आपके पास बनता क्या है? ठीक है ना? इन सभी चीज़ों को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो क्लोज लूप गेन आपके पास बनेगा क्या? तो देखो एक्सेस अपॉन एक्स आई, ये जो चीज़ है इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस बीटा इंटू ये, है ना? 1 प्लस बीटा इंटू ये चीज़ आपके पास बनेगी।
ये चीज़ बनेगी। अब ये यहाँ से मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि हमारे पास क्लोज लूप गेन हम क्या लिखते हैं कि एक्स नॉट अपॉन एक्सेस। ये चीज़ ऐसे थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या ही पढ़ा रहे, सर थोड़ा बोरिंग कर रहे हैं। बोरिंग नहीं कर रहा, देखो बेटा ये चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ क्या बनती है कि ये आपके पास क्लोज लूप गेन बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए क्लोज लूप गेन बनेगा। तो अगर मैं इन इक्वेशन को थोड़ा ऐसा समझ लो कि इस इक्वेशन को, चलो आपको ये थोड़ा दिक्कत लगेगा ना, इक्वेशन नंबर 3 को देखो बस। इक्वेशन नंबर 3 को मैं रेसिप्रोकल लेके देखता हूँ। तो क्या ना राइट लाइक दिस, एक्सेस 1/xs इज इक्वल्स टू 1/xi, यस, इंटू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जस्ट मैं रेसिप्रोकल ले रहा था 1 प्लस बीटा इंटू ये। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या मैं एक्स नॉट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? तो अगर मैं इसको एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो आपके पास चीज़ें क्या बनेगी। तो आप बोलोगे सर एक्स नॉट बटे एक्सेस, तो ये तो सर ए एफ है। और ये देखो बेटा एक्स नॉट अपॉन एक्स आई क्या होता है, तो ये तो ए होता है, तो 1/1 प्लस बीटा इंटू ये, मिला कि नहीं मिला? तो ये देखो ये चीज़ मिली। यू कैन थिंक लाइक दिस ऑल्सो, यस यू कैन थिंक लाइक दिस ऑल्सो। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, आसानी से आपको भी पता है कि भाई साहब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कंट्रोल सिस्टम में जो पढ़ते हो ना, g/1 प्लस जी इंटू एच, यही चीज़ है। तो एच क्या है आपके लिए, तो एच मतलब फीडबैक फैक्टर है बेसिकली, बीटा मतलब फीडबैक फैक्टर। इसको अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें तो ए मतलब जी समझ लो, और 1 प्लस बीटा मतलब आप क्या कर लो, जी इंटू एच। आप जो करते हो ना, तो जी मतलब हमारे लिए ए है और एच मतलब हमारे लिए बीटा है, दैट्स इट। अब ये फीडबैक हमने कौन सा नेटवर्क फीडबैक नेटवर्क लिया है, निगेटिव। तो निगेटिव में हमें पता है ना यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यही अगर पॉजिटिव के लिए होता तो हम यहाँ पर निगेटिव लिखते हैं। तो आसानी से इतना ही समझ लो। अगर मैं समझाते बैठूंगा तो फिर आपको लगेगा सर बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप ये रटे हो, आई नो ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग, यस ना, यस, आप सभी को ये चीज़ पता है, और जिसको नहीं पता उसके लिए तो मैंने बता ही दिया। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि ये जो 1 प्लस बीटा इंटू ये जो फैक्टर होता है, इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट दैट इज अ ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 देखने को मिलती है। अब अगर इसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगी तो आप ये यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हो, यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हो कि अगर ये चीज़ सर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो ओवरऑल चीज़ हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास घटेगी, है कि नहीं? यस, मतलब क्लोज लूप गेन हमारे पास घटेगा। तो आप यहाँ पर ये कंक्लूजन लगा सकते हो सर जो क्लोज लूप गेन है वो अगर हमारा कम है तो ओपन लूप गेन से तो हमारे पास छूटू ही रहेगा ना वो। मतलब समझ जाओ कि क्लोज लूप गेन हमारा घट रहा है सर, गेन करने, सॉरी, फीडबैक लगाने से हमारा क्लोज लूप गेन घट रहा है। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन यही लगा सकते हैं जो मैं अभी भी बता रहा था कि निगेटिव फीडबैक लगाने से गेन हमारा रिड्यूस होता है। ये इतनी सी बात थी, इसमें कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। आसानी से अगर मैं इतना भी बता देता ना तो फिर भी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात बन जाती, बट फिर भी मैंने ये चीज़ आपको पूरी चीज़ बता दी कि भाई साहब गेन लगाने, सॉरी, निगेटिव फीडबैक लगाने से आपका क्लोज लूप गेन घटता है। याद रखना, क्लोज लूप गेन घटता है, ओपन लूप गेन से क्लोज लूप गेन हमारे पास थोड़ा बहुत घटता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर एक फॉर्म एग्जांपल ही लेके देखता हूँ आपको, मैं बता दूं कि भाई साहब किसी सिस्टम में ओपन लूप गेन हमारे पास 1000 है, ठीक है, एंड फीडबैक फैक्टर हमारे पास 0.1 है। ध्यान से देखना, फीडबैक फैक्टर हमारे पास 0.1 है। तो बताओ उस समय क्लोज लूप गेन कितना होगा? तो आप क्या करोगे, एंड मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो फीडबैक है वो निगेटिव फीडबैक है। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए आप बोल सकते हो कि ए बटे 1 प्लस बीटा इंटू ये। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 बटे 1 प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी ये 1000, सॉरी बीटा की वैल्यू 0.1 आप यहाँ पर लिख लो। तो जो भी आपका आंसर मिलेगा तो 1000 बटे 1 प्लस आपके पास ये 100 हो जाएगा। तो यू कैन से सर 1000 बटे आप 101 लिख सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो ACL की मिलेगी, ठीक है ना, ACL की मिलेगी। तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 99, ठीक है ना, 99 के बराबर आप, 99 के नहीं, ये थोड़ी सी कितनी आ जाएगी, इसको मैं अगर जीरो कंसिडर करता हूँ 00, तो ये आपके पास 9.99 के अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो कि ओपन लूप गेन आपके पास 1000 था, बट क्लोज लूप गेन आपके पास 9.99 के बराबर मिल रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि क्लोज लूप गेन फीडबैक लगाने से कम हो जाता है। मतलब अगर ओपन लूप सिस्टम है तो उसको अगर हम फीडबैक लगाते तो उसका ओवरऑल गेन, क्लोज लूप गेन हमारे पास कम हो जाता है। तो इतनी सी बात थी, इसमें कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। अब इसमें और एक दो टर्म आती है जिसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट अ लूप गेन। लूप गेन, अब ये लूप गेन है क्या? लूप गेन आपके पास है क्या?
इट इज अ फैक्टर बाय विच द सिग्नल गेट मल्टीप्लाइड व्हेन इट इज पासेस थ्रू द फीडबैक लूप में से जब हमारे पास सिग्नल पास होगा तब जिससे जिससे बेसिकली वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो उसे हम बोलेंगे लूप गेन। जैसे कि लूप गेन की मैं बात करूँ, लूप गेन की बात करूँ, देखो अभी फीडबैक कहाँ पर है, यहाँ पर आउटपुट था ना। अब ये आउटपुट में आउटपुट यहाँ से जाएगा फीडबैक नेटवर्क से और यहाँ पर आपको वी एफ मिल जाएगा सपोज, ठीक है ना, फीडबैक सिग्नल। अब ये फीडबैक सिग्नल कैसे मिलेगा, तो बेटा हमेशा आपको पता होता है कि जो भी फीडबैक फैक्टर होता है मल्टीप्लाई बाय जो भी उसके लिए इनपुट होता है किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी याद रखना ब्लॉक डायग्राम के लिए, आउटपुट हमेशा उस फीडबैक का गेन मल्टीप्लाई बाय उस सिस्टम का गेन जो कि यहाँ पर बीटा है, और उसके लिए इनपुट क्या मिल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट उसके लिए बेसिकली आउटपुट होता है। तो अब इसके लिए आउटपुट क्या है, वी एफ। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा इंटू वी नॉट। तो ये बेसिकली होता है लूप गेन। क्या होता है इसका, लूप गेन। तो लूप गेन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर मैं लूप गेन की बात कर रहा हूँ तो ये रहेगा माइनस बीटा इंटू ये इन पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव के लिए माइनस बीटा इंटू ये होता है, आपको भी पता है, और पॉजिटिव बीटा इंटू ये हमारे लिए निगेटिव फीडबैक के लिए रहेगा। यस, ठीक है ना, ये आपको भी पता है कि इसका हम जब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो फॉर निगेटिव फीडबैक हम क्या लिखते हैं, ओपन लूप बटे 1 प्लस बीटा इंटू ये, एंड फॉर द निगेटिव फीडबैक सॉरी पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप फॉर ए अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू ये, ऐसा लिखते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ वैसे ही है, कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है। तो लूप गेन मतलब कुछ नहीं बेटा, ये बीटा इंटू हमारे पास सॉरी मैंने यहाँ पर वी नॉट कर दिया, आई एम सॉरी, ये ए रहेगा बेसिकली। तो लूप गेन मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, आई एम सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो लूप गेन मतलब ये बीटा इंटू ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो लूप गेन फॉर द पॉजिटिव बीटा इंटू ये रहेगा, एंड निगेटिव के लिए बीटा ए रहेगा फॉर मतलब अपोजिट साइन में। अब अमाउंट ऑफ द फीडबैक की बात की जा रही। अब अमाउंट ऑफ द फीडबैक होता क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मीन बाय द अमाउंट ऑफ द फीडबैक। देखो क्या बोला है कि इट इज द डिफरेंस ऑफ द क्लोज लूप गेन इन अ डीबी, क्लोज लूप गेन एट डीबी टाइम द ओपन लूप गेन इन डीबी। यस, ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन इन डीबी दोनों का बेसिकली डिफरेंस है ये। यस, इसको अगर आपको समझना है कि अमाउंट ऑफ फीडबैक क्या रहेगा, तो ये क्लोज लूप गेन है इन डीबी माइनस ओपन लूप गेन है इन डीबी, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब आपको भी पता है भी कोई भी चीज़ अगर आपको डीबी में कन्वर्ट करनी है तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 20 लॉग ऑफ बेस टू द 10, जिसकी भी वैल्यू आपको डीबी में कन्वर्ट करनी है। अगर आप सपोज यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास ये कोई इंसान है, इसको अगर डीबी में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं किया जाता, उसके लिए 20 लॉग ऑफ 10 ये टर्म अप्लाई की जाती है। तो अगर इसका जो भी सपोज केजी में वेट रहेगा तो आप इसको डीबी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है भाई साहब 20 लॉग ऑफ 20, 20 लॉग ऑफ 10, 20 लॉग ऑफ बेस 10, इन दोनों इसका अगर प्रोडक्ट करा देते हो किसी भी क्वांटिटी के लिए, दैट थिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डीबी, राइट ना। यस, तो अगर मैं इसकी डीबी में बात कर रहा हूँ तो इसके एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 20 लॉग। और यहाँ पर भी देखो इसको डीबी में कन्वर्ट करना है तो 20 लॉग। तो ये क्लोज लूप और यह माइनस मतलब -20 ओपन लूप, राइट ना। तो आपको भी पता होगा कि आपने बचपन में ये फॉर्मूला देखा होगा, लॉग ऑफ यम माइनस लॉग ऑफ यन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ यम बटे यन लिखते हैं। तो वही चीज़ किया हमने, तो यहाँ पर देखो इसको उसी फॉर्म में लिखा। अब इसको हम 20 लॉग ऑफ ए एफ अपॉन ए हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें कुछ खास नहीं है। एंड बच्चों यहाँ से अगर हम देखें ए एफ अपॉन ए, अब ये एंड एफ इन दोनों का रेशियो आपको भी पता है कि हमने एक रिलेशन अभी अभी देखा था कि फॉर द निगेटिव फीडबैक ए एफ मतलब क्लोज लूप फंक्शन क्या होता है, ओपन लूप बटे 1 प्लस बीटा इंटू ये। अगर मैं ये इसके लिए डिवाइड करा दूँ ए एफ अपॉन ए, तो बचेगा क्या, तो 1 प्लस बीटा ये है ना। तो हम इसकी जगह पर ये टर्म पुट कर सकते हैं, जो कि मैंने यही चीज़ यहाँ पर की हुई है, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर पुट कर लेता हूँ तो सी कि क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको आप फिर से वो फार्मूला लगा दो जो आप अभी लगा रहे थे। तो लॉग ऑफ 1 माइनस 20 लॉग ऑफ बेस टू 1 प्लस, ठीक है ना, आप ऐसा लगा सकते हो, बीटा ये है कि नहीं। अब मुझे बताओ log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, दैट इज 20। अब ये माइनस
log टू द बेस 10 1 प्लस बीटा इंटू, ये आप बोल सकते हो, है कि नहीं। अब ये माइनस साइन अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर इसके माइनस साइन नहीं लिखना चाहते यहाँ पर, अगर इफ यू डोंट वांट दिस माइनस साइन, तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हो सर, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब अगर आपको ये माइनस साइन चाहिए तो फिर आप ये चीज़ ऊपर लेकर जा सकते हो, इसमें कुछ नहीं, ये लॉगरिथमिक के थोड़े से प्रॉपर्टीज है। तो ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है कि अगर आपको कभी अमाउंट ऑफ फीडबैक पूछा तो आप इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो, और वो फार्मूला मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। सॉरी। तो अमाउंट ऑफ फीडबैक का फॉर्मूला है -20 लॉग टू द बेस 10 है, याद रखना, इंटू 1 प्लस बीटा इंटू ये, ठीक है। तो अगर आपको ओपन लूप फीडबैक पता है, गेन पता है, फीडबैक फैक्टर अगर पता है, उसको अगर ये चीज़ लगा दोगे तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ फीडबैक, ये चीज़ पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम निगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो उससे क्या क्या मतलब फ़ायदे हमारे पास और ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो जो इफेक्ट आता है वो है कि हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एम्पलीफायर है, और एम्पलीफायर की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो उन फ्रीक्वेंसी में हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी होती है, जो हम बेसिकली यूजफुल फ्रीक्वेंसीज मानते हैं, उसके बीच वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेंगे वो यूजफुल, और उसके बाहर जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी उसे हम आउट ऑफ बैंड वाली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि हम यूजफुल फ्रीक्वेंसी उसको बोलते नहीं है। अभी देखो इसमें होगा क्या, निगेटिव फीडबैक में हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है, नेगेटिव फीडबैक में फ्रीक्वेंसी जो होती है ना डिक्रीज होती है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। मतलब आसानी से मैं बता दूं, जो चीज़ छोटी है उसको और ज़्यादा छोटा किया जाता है, जो चीज़ बड़ी है उसको और ज़्यादा बड़ा किया जाता है, इन द सेंस फ्रीक्वेंसीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा कम किया जाएगा, और हायर फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है, बेसिकली ये पूरा डिराइव करके आता है, बट फिलहाल ये इतनी चीज़ समझ लो। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर मैंने फीडबैक नहीं लगाया तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ थी, ठीक है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ थी, और फीडबैक लगाने पर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये मिल जाएंगे। तो इसमें क्या छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी, तो आपको इस फैक्टर से बेसिकली इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोअर फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा लोअर करा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोअर फ्रीक्वेंसी हमारी और ज़्यादा लोअर हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने फीडबैक लगाया था, जब भी हमने उसमें फीडबैक नहीं लगाया था, ध्यान से सुनो, जब हमने उसमें फीडबैक नहीं लगाया था उस वाले फ्रीक्वेंसी को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपको हायर फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा बड़ा कराना है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक, तो बच्चों उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस बीटा इंटू ए से चीज़ें मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें चीज़ें बढ़ानी है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो हमें ये चीज़ मल्टीप्लाई करनी होगी, और अगर हमें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है तो इसे डिवाइड करना होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखो, ठीक है। कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा लोअर होगी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। बट दूसरी एक चीज़ है कि आपके पास और बैंडविड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दस द निगेटिव फीडबैक अगर हम यूज़ कर लेते तो इट विल इंक्रीजेस द फीडबैक बैंडविड्थ। अब ये कैसे होगा, आप कैसे बोल रहे हो सर, अरे देखो ना, सोचो सोचो कि आपके पास देखो बेटा, विदाउट फीडबैक आपका फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार से रिस्पॉन्स है, राइट। अब इसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी, इसकी यहाँ पर होगी, लेट मी यूज द डिफरेंट डिफरेंट कलर। देखो पहले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पहले रेड के हिसाब से देखो, इसकी यहाँ पर एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी सपोज, और इसकी यहाँ पर एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। अब जब हमने फीडबैक लगाया, ये ब्लैक वाला करा, आप देखना फीडबैक जब हमने लगाया, तो इसके लिए फीडबैक लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये रही और हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये रही। तो पहले देखो आपके पास इतना बैंडविड्थ था, बट जब आपने फीडबैक लगाया तो योर बैंडविड्थ विल बी इंक्रीजेस अप टू दिस। तो बैंडविड्थ इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, है कि नहीं। तो मतलब हमने नेगेटिव फीडबैक लगाने से हमें ये चीज़ मिल रहा है कि लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा लोवेस्ट हो रही है, और हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हाईएस्ट हो रही है, तो इससे ओवरऑल बैंडविड्थ बढ़ेगा, तो यही चीज़ हम देख रहे हैं। तो हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी, लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा घटेगी, तो हम ये कंक्लूजन बोल सकते हैं कि हमारी बैंडविड्थ बेसिकली इंक्रीज होगी। कब, जब हम उसमें नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस करा देंगे तब, ठीक है।
अब देखो कि इसमें और एक चीज हम बोल सकते हैं, अब इंक्रीज होंगी तो कितने से इंक्रीज होगी, तो नॉर्मल जो आपके पास जो बैंडविड्थ रहेगी ना नॉर्मल ओपन लूप के लिए, तो उसके लिए बेटा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बैंडविड्थ के लिए आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए याद रखना, 1 + β × a, ये फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब भी इंक्रीज की बात की जाएगी ये चीज आपको मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, और डिक्रीज की बात करता तो फिर हम डिवाइड कर लेते जैसे कि यहाँ पर किया। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा देखते हो, और थोड़ा सा अगर इसको देखते हो, तो बेटा जब आप प्रोडक्ट निकालोगे ना, प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ, प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ, चाहे वो विथ फीडबैक हो चाहे विदाउट फीडबैक हो, तो दोनों के लिए बेटा ये इक्वल ही रहेगा। अब ये कैसे इक्वल रहेगा, यू कैन सी ओवर हियर। मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले ओपन लूप सॉरी क्लोज लूप का गेन लिया और क्लोज लूप की बैंडविड्थ लिया। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे जाकर देखता हूँ, इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट किया। अब ए एफ की वैल्यू हमें पता है कि ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं, A/1 + β a, और बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी बी एफ नहीं, सॉरी बी डब्ल्यू, बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ क्या बोलते हैं हमने, बी डब्ल्यू मतलब बैंडविड्थ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 बैंडविड्थ इंटू 1 + β i, राइट ना। अब देखो बेटा ये दोनों चीजें कट जाएंगी बहुत प्यार से, तो आपके पास बचेगी चीजें क्या, तो ओनली दिस है एंड दिस बैंडविड्थ, तो मतलब ओपन लूप का गेन एंड ओपन लूप की बैंडविड्थ। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये चीज मिली कि सर क्लोज लूप का गेन एंड बैंडविड्थ ऑफ द क्लोज लूप इज इक्वल टू ओपन लूप का गेन एंड बैंडविड्थ ऑफ द ओपन लूप, यही चीज मिल रही है। तो ये चीज हमें इक्वल ही मिल रही है, मतलब चाहे फीडबैक लगाओ या ना लगाओ, तो ये प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको ये चीज पूछी जाएंगे कि बताओ कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे, तो आप बोलोगे सर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा लोवेस्ट हो जाएंगे और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएंगे, बैंडविड्थ हमारी इंक्रीज हो जाएंगे सर फीडबैक लगाने से। बट अगर हम प्रोडक्ट ले ले गेन एंड बैंडविड्थ का, चाहे आपके पास फीडबैक हो चाहे ना हो आपके पास, वो इक्वल ही रहेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि क्लोज लूप का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, क्लोज लूप के गेन एंड बैंडविड्थ का प्रोडक्ट ओपन लूप के गेन एंड बैंडविड्थ के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चीजें पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ आप इन दोनों कर्व को भी देख सकते हो, तो ये जो रेड कर्व है बेसिकली ये विदाउट फीडबैक है, और ये जो ब्लैक वाला कर्व है ये आपको विथ फीडबैक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंडविड्थ भी हमारे पास छोटी हो चुकी है, मतलब सॉरी फीडबैक लगाने से बैंडविड्थ हमारी बड़ी हो चुकी है, बट साथ ही साथ आपको डिस्टॉर्शन भी दिख रहे होंगे ना, डिस्टॉर्शन। तो देखो बेटा ये एकदम प्रॉपर एकदम रिस्पांस नहीं था, गेन बैंडविड्थ का इतना प्रॉपर रिस्पांस नहीं था। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर फीडबैक लगाने से डिस्टॉर्शन भी कम होते हैं, और डिस्टॉर्शन कम होंगे तो नॉइज भी कम होगा, जिसको हम देखेंगे इन फ्यूचर। ठीक है। अब ये चीज देखो, हम यहाँ पर और एक चीज समझ लेते हैं कि इसमें और एक चीज क्या है, इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द गेन। अब स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। अभी देखो हमें पता था कि फीडबैक लगाने से गेन घटता है, तो मैंने बोला तो था कि भाई साहब स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट अभी कैसे स्टेबिलिटी बढ़ेंगी हम ये चीज़ देखेंगे। यस, कैसे बढ़ेंगी इसको थोड़ा प्रूव करना ज़रूरी है, मैंने बोल दिया और आपने मान लिया ऐसा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि निगेटिव फीडबैक मेक द मोर गेन स्टेबल। हमें पता है कि गेन स्टेबल होता है, बट कैसे अभी देखो जस्ट लिख के दिया है, बट कैसे। तो ये हमारे पास क्लोज लूप का हमारे पास क्या है भाई साहब, इक्वेशन है, राइट ना। क्लोज लूप गेन का हमारे पास इक्वेशन है, जिसमें से अगर हम देखें तो β × a, जिसकी वैल्यू बेटा ज़्यादातर 1 से ग्रेटर ही होती है। नॉर्मली अगर हम देखें तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास 1 से बड़ा ही होता है, जैसे कि आपने अभी अभी एक एग्जांपल मैंने दिखाया था ना, शायद से उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी लिखी हुई, बट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास ओपन क्लोज लूप गेन कितना आया था, 9.99, तो वहाँ पर 100 तो कुछ तो वैल्यू मिली थी। तो इसकी वैल्यू मोस्टली ग्रेटर देन 1 ही होती है, 1 से तो बड़ी ही होती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, 1 से तो बड़ी ही होती है, बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए हम इसको 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू कैन से सर ए एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीटा, हम इन जनरल बोल सकते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीटा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फीडबैक फैक्टर बीटा इज स्टेबल वैल्यू, हेंस इट इज अ एफ गेन इज रिमेन्स स्टेबल। यस, क्यों, क्योंकि देखो बेटा कि बीटा की वैल्यू हमारे पास स्टेबल रहेगी, कैसे, क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, टाइम वेरिएंट एलिमेंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। इसकी वैल्यू कैसे रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी तो क्लोज लूप गेन भी आपके पास कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा, और फिक्स इन द सेंस स्टेबल रहेगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं।
बीटा की वैल्यू फिक्स होती है, बीटा की वैल्यू बच्चों फिक्स होती है, बीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी टाइम के साथ ऑन एंड और, क्योंकि वो तो बस फीडबैक एलिमेंट से बनता है और फीडबैक एलिमेंट हमारा नेगेटिव में किससे बनता है, ओनली रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकते, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकते तो बीटा की वैल्यू स्टेबल रहेगी, और बीटा की वैल्यू स्टेबल रहेगी तो इससे हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ए एफ मतलब क्लोज लूप गेन भी स्टेबल होगा। गॉट इट? यस। अब इसको थोड़ा और ज़्यादा ब्रीफली हम देख लेते हैं। अभी देखो, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने कर दिया भाई साहब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए। यस, थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि यू नो द मैथमेटिक्स, यहाँ पर u बाई वी का फॉर्मूला हमने लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी ए था, तो u बाई वी का फॉर्मूला हमारे पास लग सकता है डेरिवेटिव का। तो इसको अगर पूरा डेरिवेटिव कर लोगे तो यू विल गेट दिस थिंग। आपको अगर डेरिवेटिव आता है तो आपको ये चीज़ मिल ही जाएंगी। इसके साथ साथ मैंने इसको क्या किया, स्प्लिट किया। अब ये देखो, इस चीज़ को मैंने क्या किया कि पहले पार्ट में इतना स्प्लिट किया, इतना पार्ट में इतना स्प्लिट किया, बट देखो ऊपर ए नहीं था तो मैंने एक जगह पर ए लिया और एक जगह पर मल्टीप्लाई किया ए और एक जगह पर डिवाइड किया। अब ऐसा क्यों किया होगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि बच्चों ये जो चीज़ है बेसिकली ये क्या है, तो ये तो सर क्लोज लूप गेन है ना, और 1 अपॉन ए और ये चीज़ मैंने वैसे ही रखी। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूँ तो इस क्लोज लूप गेन को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करा दूँ तो देखो, डेरिवेटिव ऑफ क्लोज लूप गेन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज लूप गेन और डेरिवेटिव ऑफ ओपन लूप गेन विथ रिस्पेक्ट टू ओपन लूप गेन और मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ मिल रही। तो इससे क्या मिला आपको, तो ये जो चीज़ है बेसिकली ये चेंज दिखा रहा है। चेंज, डेरिवेटिव क्या दिखाता है, चेंज। अब किसके हिसाब से चेंज, देखो अब यहाँ पर समझ सकते हो ना कि आपको पता है कि भाई साहब ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये ओवरऑल भी तो ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो ये फैक्टर अगर हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो आप ये चीज़ ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा प्यार से समझो। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन बिल्कुल आराम से आपको मिल सकता है कि ये जो टर्म है सर, ये जो टर्म है सर, वो हमारे पास किससे छोटी रहेगी। एक सेकेंड, हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने गलत कर दिया है साइन। ठीक है, तो अगर ये चीज़ ऐसी रहेंगी तो यू कैन से सर, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए एफ अपॉन ए एफ हम बोलेंगे सर, इसको मल्टीप्लाई होगा सर 1 प्लस बीटा इंटू ये चीज़ हमें बड़ी देखने को मिलेगी। यस, ये चीज़ हमें क्या मिलेगी, बड़ी देखने को मिलेगी, किससे, ए एफ से। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो देखो बेटा, ये चीज़ अगर हमारे पास बड़ी रहेंगी तो हमारा ए एफ मतलब चेंज ऑफ दी ओपन क्लोज लूप गेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ दी ओपन लूप गेन, ये हमारा छोटू रहेगा चेंज ऑफ दी ओपन लूप गेन के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, इफ गेन ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर चेंजेस लार्जर अमाउंट, अगर गेन हमारा ओपन लूप गेन में ज़्यादा अमाउंट से चेंज हो रहा है, अब जितना ज़्यादा अमाउंट से गेन चेंज हो रहा है भाई साहब, इससे थोड़ा सा आप भी कंक्लूजन लगा सकते हो कि क्या बोलना चाहता हूँ। देन द गेन ऑफ द फीडबैक, देन द गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर चेंजेस द स्मॉल अमाउंट, अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस द नेगेटिव फीडबैक मेक्स द गेन रिलेटिवली मोर स्टेबल। बिल्कुल, अगर ये चेंज ज़्यादा है, किसी का गेन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब एकदम आसानी से मैं बता दूं कि कोई सपोज मतलब कोई चीज़ को स्टेबल ही नहीं रह सकता, मतलब कोई एक अगर एक डिसीजन लेना है किसी को, किसी इंसान के हिसाब से देखो, किसी को अगर एक इंसान लेना है, जैसे कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं सर हम पढ़ाई करें ना करें, तो एक सोचता रहता है कि अरे मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो वो चीज़ कभी स्टेबल नहीं होगी। बट अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे महाट्रांस को निकालनी ही निकालनी है, तो मैं बोलूँगा कि वो बंदा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, तो ये वाला चीज़ ये ज़्यादा चेंज हो रहा है मतलब ये अनस्टेबल ज़्यादा होगा, क्योंकि चेंज ज़्यादा है इसमें एज कम्पेयर टू क्लोज लूप के हिसाब से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर जिसमें क्लोज लूप गेन है, जिसमें सर क्लोज लूप गेन नहीं सॉरी, जिसमें निगेटिव फीडबैक है सर, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम ऐसा बोल सकते हैं, तो इसीलिए तो मैंने बताया कि जब हम निगेटिव फीडबैक लगाते हैं बेटा, तो आपके लिए इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि निगेटिव फीडबैक लगाने से सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। अगर ना भी समझ में आए ये पूरा रामायण महाभारत तो भी चलेगा, बट इतनी चीज़ समझ लो कि निगेटिव फीडबैक लगाने से सिस्टम का गेन ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि जो सिस्टम क्लोज लूप है वो ज़्यादा स्टेबल होगी और जो सिस्टम ओपन लूप है वो थोड़ी सी कम स्टेबल होगी। ठीक है ना, यस। अब हम बात कर लेते हैं इसमें और एक टर्म की, दैट इज नथिंग बट अ सेंसिटिविटी ऑफ द गेन। तो क्या होता है सेंसिटिविटी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो उन्होंने बोला है कि इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन द गेन विथ फीडबैक एंड विदाउट फीडबैक। गेन चेंज
विद फीडबैक एंड विदाउट फीडबैक, इन दोनों में कितना चेंज हो रहा है, इन दोनों का रेशियो। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों का रेशियो है, तो ये जो गेन चेंज है ये कौन सा है, विथ फीडबैक है, और ये जो गेन चेंज है ये किसके हिसाब से है, विदाउट फीडबैक है। इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के रेशियो को ही हम बोलते हैं बेसिकली आ सेंसिटिविटी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी ही बनेगी, कैसे बनेगी, अरे अभी अभी हमने देखा ना बच्चा, अभी अभी हमने एक रेशियो, ये एक रिलेशन देखा था, उसका रिलेशन क्या था, अगर आपको याद होगा तो डी एफ अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन ए इंटू 1/1 प्लस बीटा इंटू ये मिला था ना। यस। अब इन दोनों में अगर आप रिलेशन ला के देखोगे तो ये देखो, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसके लिए अगर मैं डिवाइड करा दूँ तो यू विल गेट द ए एफ डी ए एफ अपॉन ए एफ बटे डी ए अपॉन ए। इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा, 1/1 प्लस बीटा इंटू ये, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं। यस। अब यही चीज आपके पास बनेगी, तो अगर आपको कभी सेंसिटिविटी पूछी तो सेंसिटिविटी का वैल्यू याद रखना 1/1 प्लस बीटा इंटू ये, जो अगर आप कंट्रोल सिस्टम में भी अगर किसी से कंट्रोल सिस्टम पढ़े होंगे या फिर शायद से आपने मेरे से भी पढ़ा होगा, तो मैंने सेंसिटिविटी का आपको एक फॉर्मूला दिया था, जो कि मैंने लिखा था 1/1 प्लस जी इंटू एच, विच इज नथिंग बट फॉर ओवर हियर 1/1 प्लस बीटा इंटू ये वही चीज़ है। सेंसिटिविटी आपके पास बदलती नहीं, चाहे कंट्रोल सिस्टम हो चाहे आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो बात तो एक ही रहेगी, क्योंकि सेंसिटिविटी वहाँ पर भी फीडबैक के हिसाब से देखी थी और यहाँ पर भी फीडबैक के हिसाब से देखेंगे। तो रेशियो जो बनेगा तो ये बनेगा डी ए एफ अपॉन ए एफ अपॉन डी ए अपॉन डी ए, तो इन दोनों का रेशियो ये चीज़ बनेगी, राइट। अब मुझे बता दो, सेंसिटिविटी आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, मतलब ऐसे समझ लो कि किसी को सपोज कुछ चीज़ें बोलने से जल्दी अगर गुस्सा आता है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो वो मतलब अपना क्या बोलते हो ना, अपना आपा भी खो सकता है, मतलब सामने वाले को फिर से गाली भी दे सकता है। तो हम बोलेंगे कि जो चीज़ ज़्यादा सेंसिटिव है वो चीज़ हमारे लिए लेस स्टेबल होती है, ठीक है ना। जो चीज़ ज़्यादा सेंसिटिव है इसका मतलब वो चीज़ हमारे लिए क्या बोल सकते हैं हम, लेस स्टेबल है। तो इसी चीज़ को हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉलर सेंसिटिविटी, अगर जिसकी सेंसिटिविटी कम है इंडिकेट्स दैट द लेस सेंसिटिव, जो कम सेंसिटिव रहेगा फिर वो हम बोलेंगे ज़्यादा स्टेबल इंसान, ठीक है ना। तो जैसे कि किसी को सपोज हम गाली भी दे दें, तो अगर उसको गुस्सा नहीं आता है तो हम बोलेंगे वो इंसान ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। किसी को गाली नहीं देना है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा समझ लो कि जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। तो वैसे सिस्टम का भी होता है, जो सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव होंगी वो मतलब स्टेबल नहीं होंगी ज़्यादा, वो थोड़ी सी लेस स्टेबल होगी, बट अगर जो कम सेंसिटिव है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यू कैन थिंक लाइक दिस। तो सिस्टम भी वैसे ही होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे लिए कभी भी अगर सिस्टम बनानी रही आपको, तो आप ऐसी सिस्टम बनाना जो लेस सेंसिटिव हो और मोर स्टेबल हो, ठीक है ना। यस। तो और हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है डिसेंसिटिविटी ऑफ द गेन। डिसेंसिटिविटी क्या, तो डिसेंसिटिविटी एग्जैक्टली द रेसिप्रोकल होता है किसका, सेंसिटिविटी का। तो रेसिप्रोकल रहेगा तो देखो ये फॉर्मूला तो वैसे बनेगा कि 1/s, मतलब अभी देखो 1/1 प्लस बीटा, ये तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस बीटा, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बता दो कि हमने अभी अभी बोला कि सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए, तो डिसेंसिटिविटी कैसे होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, किसके लिए, सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होने के लिए। तो ग्रेटर द डिसेंसिटिविटी बेटर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द गेन, जितना ज़्यादा डिसेंसिटिविटी रहेगा उतनी ज़्यादा सिस्टम क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा सिस्टम स्टेबल उतनी, मतलब जितनी सिस्टम की डिसेंसिटिविटी ज़्यादा उतनी सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, उतनी सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हमारे पास और दो तीन चीज़ें यहाँ पर देखना है जो आपको मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और वो ये है कि इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं, तो निगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शंस। तो मैंने अभी अभी बोला था कि देखो यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन की बात हुई रही थी, विदाउट फीडबैक आपके पास डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, बट विथ फीडबैक आपके पास डिस्टॉर्शन देखो बहुत कम है। तो ये स्मूथ आपको कर्व दिखाई दे रहा होगा लाइक दिस, ठीक है, स्मूथ। आइडियली हमारे पास कर्व कैसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा। बट अभी आपने फीडबैक लगाने पर थोड़ा बहुत तो आइडियल मिल ही रहा है ना। यस। तो निगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन हमारे पास रिड्यूस करता है, एंड निगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस द बैंडविड्थ, जो कि हमने अभी अभी देखा कि बैंडविड्थ इंक्रीज होती है। हेंस द एम्पलीफायर कैन प्रोवाइड द कांस्टेंट और इक्वल गेन टू ग्रेटर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दस फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस। इससे हमारे पास क्या होगा,
गेन बढ़ेगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन भी, मतलब गेन बढ़ेगा ना, तो गेन सॉरी क्या बोला है, हेंस द एम्पलीफायर कैन प्रोवाइड द कांस्टेंट और इक्वल गेन टू ग्रेटर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दस द फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इज रिड्यूसेस। तो हमारा गेन बढ़ेगा तो उससे हमें हमें क्या होगा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कम हो जाएंगे। तो ये इतनी सी चीज़ है, बाकी कुछ है नहीं। यस, आगे हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें और हमारे पास है और इसको कैसे याद रखना है। ये भी मैंने ट्रिक के साथ साथ आपको चीज़ें बता दी है, बस थोड़ा बस बने रहना, बस बने रहना, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो, इफेक्ट ऑन द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो वैसे हमारे पास और एक डिस्टॉर्शन होता है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो निगेटिव फीडबैक लगाने से बच्चा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रिड्यूस हो जाते हैं। क्या होते हैं, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब अगर सपोज ये डी एच जो है ये विदाउट फीडबैक वाले हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, तो डी एच एफ मतलब ये विथ फीडबैक वाले हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रहेगा। अगर हमें रिड्यूस कराने हैं तो हम क्या करेंगे, वन प्लस बीटा ए से उसको डिवाइड करेंगे। मैंने बोला था अगर कोई चीज़ आपको रिड्यूस करानी है तो वन प्लस बीटा ये जो फैक्टर रहेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, डीसेंसिटिविटी, तो डीसेंसिटिविटी से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो डी एच मतलब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक, एंड डी एच एफ मतलब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विथ निगेटिव फीडबैक होगा। पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, राइट ना। यस, पॉजिटिव फीडबैक के लिए यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, इतनी सी चीज़ है। कभी अगर पूछा जाए तो यू कैन थिंक लाइक दिस। यस, अब ये हमारे पास कम क्यों होगा, क्यों हमारे पास हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक कम है विदाउट फीडबैक से, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 आती है इसलिए। ठीक है ना, अगर आप करके भी देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि फीडबैक लगाने के बाद हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आपके कम होते हैं, इसी फॉर्मूले में अगर आप पुट कर लोगे तो। ठीक है ना, उसके साथ साथ ही मैंने बात की थी कि हम फीडबैक लगाने से जो इनपुट आउटपुट के जो रेजिस्टेंसेस है ना, वो जैसा चाहे उसका वैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, तो थोड़ा सा अभी इसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई है, बट ये चीज़ आपको रटनी ही पड़ेगी। रटनी मतलब याद ही रखनी पड़ेगी, उसके लिए तो मैंने ट्रिक दी ही है। बट याद रखना कि हमारे पास बेसिकली फीडबैक के 4 टाइप होते हैं। एक होता है वोल्टेज सीरीज, एक होता है वोल्टेज शंट, एक होता है करंट सीरीज और एक होता है करंट शंट। इनको हम डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद, बट 4 टाइप के हमारे पास फीडबैक होते हैं। तो इसमें इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस का रेशो मतलब रिलेशन दिखाया जाता है कि किसमें इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा, किसमें कम, किसमें ज़्यादा, किसमें कम। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आर आई, ये सिंपल विदाउट फीडबैक है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेंटेंस, आर आई मतलब ये विदाउट फीडबैक है, ओके, विदाउट फीडबैक। और डी मतलब डी सेंसिटिविटी, जिसकी वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैंने ट्रिक क्या बताई, ट्रिक को समझ लो। सबसे पहले अगर जहाँ पर भी सीरीज कनेक्शन होगा, सीरीज वर्ड आ जाएगा, बस ऐसा समझ लो कि सीरीज वर्ड आ जाएगा, तो सीरीज में देखो ये आई से याद कर सकते हो, यहाँ पर इनपुट आई से याद कर सकते हो इनपुट, और आई से याद कर सकते हो भाई साहब इंक्रीज। तो याद रखो, सीरीज में इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, सीरीज में इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। यू आप ऐसे याद कर सकते हो, सीरीज में आई है तो इनपुट में आई, और यहाँ पर इनपुट में आई तो आई से इंक्रीज में एरो मैंने दिखा दिया भाई साहब, इंक्रीज होता है। तो सीरीज में आई, आई से इनपुट, आई से इंक्रीमेंट। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि देखो यहाँ पर वोल्टेज, वोल्टेज को मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूँ इसमें क्या होगा। बट देखो यहाँ पर सीरीज वर्ड था, तो सीरीज में आई है तो इनपुट में इंक्रीमेंट। ठीक है ना, इनपुट रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट। वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि सीरीज में आ है तो इनपुट रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट दिखाई दिया। समझ में आया, तो जहां पर भी सीरीज वर्ड आएगा, सीरीज वर्ड आएगा वहां पर इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट होगा, अगर सीरीज वर्ड नहीं आएगा तो फिर डिक्रीमेंट होगा, इतना समझ लो। ठीक है, तो मतलब इतना समझ लो कि सीरीज के लिए इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो अगर वहां पर अगर कभी शंट वर्ड आया तो फिर हम डिक्रीज करा देंगे, इतना समझ लो बस, एग्जैक्टली अपोजिट। सीरीज वर्ड के लिए इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट, सीरीज के लिए इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट, तो शंट आया तो फिर इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस कर देना। ठीक है ना, यस। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो शंट वर्ड आया, शंट वर्ड आया तो देखो इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस हुआ, इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज और इंक्रीज ये कैसे आप देख सकते हो, तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो रेजिस्टेंस था उसमें अगर इंक्रीमेंट करना है तो डी से मल्टीप्लाई कर दो, इंक्रीमेंट करना है तो इनपुट के लिए डी से मल्टीप्लाई कर दो, और डिक्रीमेंट करना है तो डी से डिवाइड कर दो, डिक्रीमेंट करना है तो डी से डिवाइड कर दो। गॉट इट, समझ में आया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिक्रीमेंट करना है तो डी से डिवाइड कर दो, इंक्रीमेंट करना है तो डी से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी ही चीज़ है, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा एक ट्रिक हम समझ लेते हैं। तो ये सीरीज वाला समझ में आ गया, इनपुट के लिए था ये दोनों चीज़ें।
सीरीज में आई से इनपुट, इनपुट से इंक्रीमेंट, और शंट में आई नहीं होता तो इनपुट आपके पास डिक्रीज होगा, फिर आप ऐसा समझ लो। ठीक है। अब वोल्टेज वर्ड में याद रखो, यहाँ पर ओ आया तो ओ से याद कर सकते हो, जहां पर भी वोल्टेज वर्ड आएगा तो वोल्टेज से आप समझ सकते हो आउटपुट, ओ से आउटपुट, और आउटपुट में हमारे पास डिक्रीज होगा। याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आप याद नहीं रखोगे ना तो ये चीज आपको थोड़ी दिक्कत कर सकती है। तो वोल्टेज में ओ आता है तो ओ से याद रखना आउटपुट, और आउटपुट में आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जैसे कि आई से इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, वैसे ओ से, सॉरी, आई से इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, वैसे ओ से आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है ना। यस। तो अब आप ना कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, आप यहाँ से बना सकते हो। मैं एक दो आपको सैंपल भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैं ये देखो, ये आप भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि ऐसा कुछ है, हम यहाँ से नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं कि वोल्टेज है एंड सीरीज कनेक्शन है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि सर इसके लिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर मैं इनपुट की बात करूंगा तो देखो इनपुट में आई आ चुका है, तो इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज कराना है तो डी से मल्टीप्लाई करना होगा। गॉट इट। और इसमें कौन है बेटा, वोल्टेज में ओ है, तो आप आउटपुट रेजिस्टेंस क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज मतलब आउटपुट को डी से डिवाइड करना होगा। गॉट इट। समझ में आ गया। अब दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, चलो कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। जैसे कि सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर मैंने मान लिया शंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वोल्टेज से ओ से, तो आप बोल सकते हो सर ओ से हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा मतलब हम क्या बोलेंगे सर, आउटपुट रेजिस्टेंस बटे ओपन लूप का आउटपुट रेजिस्टेंस बटे डी करना पड़ेगा, तो ये डिक्रीज ही होगा। और देखो यहाँ पर सीरीज कनेक्शन नहीं आया तो शंट आया, तो फिर हम ये बोल सकते हैं सर इनपुट रेजिस्टेंस अभी इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज होगा। ठीक है ना, तो डिक्रीज होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों चीजें डिक्रीज होनी चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो वोल्टेज शंट में दोनों चीजें डिक्रीज डिक्रीज। ठीक है ना। आप ऐसा बना सकते हो। अब आपके लिए मैं बस एक ही चीज यहाँ पर लिख के देता हूँ। चलो कोई भी एक रैंडम ले लेते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास करंट है, और करंट में हमारे पास सपोज करंट में सपोज हमारे पास शंट है, ये मैं लेता हूँ। अब देखो इसमें ना वोल्टेज है, हमारे ट्रिक के हिसाब से ना इसमें वोल्टेज है ना ही आपके पास सीरीज है। तो इसका मतलब जो चीज हमने बोली थी उसके जस्ट अपोजिट। तो वोल्टेज नहीं तो हम ऐसा बोलेंगे सर आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज के बदले इंक्रीज होने लगेगा। और आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज के बदले इंक्रीज मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब नॉर्मल के लिए आपके पास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होगा उसके लिए डी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इसे बोल सकते हो। और इसमें इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, नॉर्मली सीरीज होता तो इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता, तो हम क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज होगा अभी। यस, डिक्रीज होगा तो हम क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर कहाँ की बात है, करंट शंट में देख सकते हो इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज और हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि ये बहुत आसान है अगर आप समझ लोगे तो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अब जितना भी हमने कंक्लूजन लिया है उन सभी कंक्लूजन को हम कर लेते हैं एक साथ यहाँ पर कंक्लूड। और ये टेबल आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, बट मैं बोलता हूँ सबसे आसान टेबल है, सबसे आसान टेबल है। 2 मिनट के लिए मैं बोलता हूँ कि बेटा ये इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस का तो मैंने ट्रिक आपको दिया ही है, इसको छोड़ दो, जस्ट 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अब मैं आपको बताता हूँ, चाहे कोई भी फीडबैक हो, चाहे वोल्टेज सीरीज हो, चाहे वोल्टेज शंट हो, चाहे करंट सीरीज हो, चाहे करंट सीरीज हो, हमेशा कोई भी फीडबैक हो बेटा वोल्टेज गेन हमारे पास डिक्रीज ही होता है। फीडबैक लगाने से वोल्टेज गेन डिक्रीज होता है, देखो सब में डिक्रीज 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 है। इवन दो मैंने देखा था कि बैंडविड्थ हमारे पास इंक्रीज होती थी, फीडबैक लगाने से बैंडविड्थ इंक्रीज होती थी, देखो सब में हमारे पास फ्रीक्वेंसी, सॉरी, बैंडविड्थ इंक्रीज इंक्रीज है। यस, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कम होते हैं फीडबैक लगाने से, देखो सब में डिक्रीज 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 ही चल रहे हैं। नॉइस हमारे पास कम होता था, देखो नॉइस हमारे पास सब में डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। आसान, एकदम प्यार से अगर समझ लोगे ना तो ये बहुत आसान है। यस। अब ये रेजिस्टेंस वाला सीन हम देख चुके, किसमें इंक्रीज किसमें डिक्रीज, तो इसके लिए मैं ट्रिक दे चुका हूँ, तो इसमें जरूरत नहीं है आपके पास। देखो सीरीज है तो इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज, सीरीज में इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज। ठीक है। वोल्टेज है वोल्टेज है तो आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज होना चाहिए, देखो डिक्रीज हुआ। ठीक है। अब इसको आप और ज्यादा समझ सकते हो कि इसमें देखो आउटपुट है तो आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज होना चाहिए, बट देखो कि यहाँ पर आई कहीं पर भी नहीं है, तो इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज के बजाय हमारा डिक्रीज होना चाहिए। गॉट इट। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इसमें आई है तो यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस
इनपुट रेजिस्टेंस आई से इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। अब इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए ओ नहीं है, तो हम आउटपुट रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, डिक्रीज की जगह पर इंक्रीज लिखेंगे, जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे आप सभी के लिए करके देखना। इतना समझ लो कि भाई साहब, चाहे कोई भी फीडबैक हो, चाहे कोई भी फीडबैक हो, वोल्टेज गेन हमारा डिक्रीज ही होता है। मैं सबके लिए लिख के दे रहा हूँ, कोई भी फीडबैक। बैंडविड्थ हमारे पास बेटा इंक्रीज होता है। ठीक है, बैंडविड्थ हमारा इंक्रीज होता है, और ये इसके लिए तो ट्रिक दे ही चुके हैं। और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमारे पास बेटा डिक्रीज होता है, ये लिख ही लो। और नॉइज भी हमारे पास डिक्रीज होता है सबके लिए, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, चाहे कोई भी फीडबैक हो। तो फीडबैक का इफेक्ट हमारे पास इनके लिए बनता है, ना कि इन सभी के लिए। इन सभी के लिए तो फीडबैक वैसा की वैसा ही है। ठीक है, अब हमारे पास यूजेस की बात की जाती है, कभी कभार बार ये चीज़ पूछी जाती है कि हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ पूछी जाती है कि वोल्टेज सीरीज के लिए हम कौन सा बेसिकली एम्पलीफायर यूज़ कर लेंगे, या फिर किस तरीके की बायसिंग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टर बायसिंग, कॉमन कलेक्टर बायसिंग हम यूज़ कर लेते हैं। और वोल्टेज शंट के लिए कलेक्टर टू बेस बायसिंग हम यूज़ कर लेते हैं। करंट सीरीज के लिए कॉमन इमीटर, एंड करंट शंट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कैस्केड एम्पलीफायर। ठीक है ना, ये कभी पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया, इसके लिए ट्रिक दिए हैं। बाकी सभी के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको भी पता है कि बेटा वोल्टेज गेन डिक्रीज होता है तो सब में डिक्रीज, बैंडविड्थ इंक्रीज होती है सब में इंक्रीज, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन सब में डिक्रीज होता है, और नॉइस हमारे पास सब में डिक्रीज होता है। आसानी से मैं बता दूं, एक ही चीज होती है जो हमारे पास इंक्रीज होती है, बैंडविड्थ एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बाकी सभी चीजें डिक्रीज होती है। एकदम शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, इतना आसानी से तो कोई बताएगा नहीं। जितनी भी चीजें हमने अभी देखी ना फीडबैक लगाने से, तो फीडबैक लगाने से दो ही चीजें इंक्रीज हुई है। अब ये रेजिस्टेंस वाली से में चीजें मत घुसाड़ना। बस मैं ये बात कर रहा हूँ कि बैंडविड्थ इंक्रीज होती थी, और दूसरी चीज हमारे पास हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज होती थी, बाकी सभी चीजें डिक्रीज हो रही थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड, देन उसके बाद हम थोड़ा बहुत चीजें और देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एम्पलीफायर हैज एन ओपन लूप गेन, मतलब ये ओपन लूप गेन की वैल्यू कितनी है, 200। ओपन लूप गेन दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी बेटा, नहीं मैं यहाँ पर छेड़छाड़ी नहीं करूंगा। ओपन लूप गेन मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है, और 200। कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आपको दी गई है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पर दो दी है, एक है हमारे पास ये हर्ट्स होना चाहिए। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दी गई है आपके पास, वो 20 हर्ट्स है। एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दी गई है आपके पास, वो 40 किलो हर्ट्स है, ऐसा उन्होंने बोला है। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये चीज़ आपको दी गई है। अब ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि 2% ऑफ द आउटपुट इज रिटर्न टू द इनपुट। मतलब आउटपुट अगर हमारे पास 100% है, तो 2% वो इनपुट में रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं सर, हम ये बोल सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट, ये जो इक्वेशन आएगा, या फिर एक्स एफ इंटू बीटा इंटू एक्स नॉट। तो ये 2% आ रहा है। यस, तो बीटा हमें पता नहीं, बट ये कितना होना चाहिए, ये 100% होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी। सर परसेंट परसेंट गेट कैंसल, तो 2/, हम बोलेंगे सर 100, तो हम इसको बोल सकते हैं सर 0.02। तो बीटा की वैल्यू कितनी रहेंगी, 0.02। तो बीटा की वैल्यू कभी हमें लगी, हम देखेंगे उसकी वैल्यू रहेंगी 0.02 है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। देन कैलकुलेट द न्यू वैल्यूज ऑफ द गेन, नया गेन आपको पूछा है, और जब हमने फीडबैक लगाया, मतलब इसका मतलब उन्होंने क्लोज लूप या तो फीडबैक गेन उन्होंने बोला है कि ए सी एल की वैल्यू कितनी आएगी ये पूछा है, एंड फ्रीक्वेंसीज पूछी है, दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसीज पूछी है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले हमें पता है, कि हमें पता है कि बेटा क्लोज लूप गेन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर वॉट एवर विल द ओपन लूप गेन बटे 1 + बीटा इंटू ओपन लूप गेन, है ना। तो यही हमारे पास फॉर्मूला होता था। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 200/1 + 0.02 इंटू 200। ठीक है ना, 200। तो इसका आंसर कितना आएगा, यस। सो फिलहाल मेरे पास कैल्सी है, तो मैं अभी कैल्सी से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 200/1 + 0.02 मल्टीप्लाई बाय 200, 200 करना था, 200। ये मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 40। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से इसको सॉल्व कर लेता हूँ।
0.02, 0.02 मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस 1, यस, तो 200 डिवाइडेड बाई 5 करा दूंगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपके पास क्लोज लूप गेन हमारे पास 40 बना। वैसे आपको पता है कि अगर हम लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं फीडबैक लगा रहा हूँ, याद रखना फीडबैक लगाने के बाद लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, मतलब लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आफ्टर द फीडबैक, तो वो आती है लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिना फीडबैक के बटा 1 प्लस, और ज़्यादा छोटी हो जाती है ना तो 1 प्लस बीटा ये आ जाएगा। तो अभी मैं सीधा सीधा इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो एल एफ की वैल्यू कितनी थी 20, और इसकी वैल्यू बेटा पूरी सॉल्व करने पर आती है 5, तो क्योंकि मैंने सॉल्व किया है तो 5 आएगा, तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी 4 हर्ट्स। ठीक है ना, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देख लेते हो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है फीडबैक लगाने पर, तो जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी उसके लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू ए। तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा ये 5, तो कितना हो जाएगा 200 किलो हर्ट्स। तो यू विल से सर इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, तो ये 440 40 गेन के लिए कोई यूनिट नहीं होता, याद रखना गेन इज 40, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्स एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसमें फीडबैक की। अब हम बात करने वाले इसमें फीडबैक की कि फीडबैक कितने टाइप के होते हैं। तो ये मतलब थोड़ा सा ही अभी पार्ट बाकी है, मेरे हिसाब से हार्डली 30 मिनट और लगेंगे मुझे, बट हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ द फीडबैक या फिर हम बोलते हैं टोपोलॉजी ऑफ द फीडबैक, तो इसमें अभी मैं जस्ट नामकरण बताऊंगा और इसमें क्या क्या कैसे कैसी चीज़ें चलेंगी पूरी डिटेल में देखेंगे। तो पहला जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं कनेक्शन के हिसाब से शंट शंट फीडबैक, या तो हम इसी को ही बोलते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक, या फिर इसी का नाम है वोल्टेज करंट फीडबैक। फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो, बस नामकरण दे रहा हूँ, नामकरण से बस आप समझ लो कि भाई साहब कौन कौन सी फीडबैक है, और इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ हर एक को मतलब डिटेल में। तो ये शंट शंट फीडबैक को हम बोलते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक या तो वोल्टेज करंट फीडबैक, इसे ही हम बेसिकली ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इस तरीके का फीडबैक जिसमें हम यूज करते हैं ना उसे हम बोलते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। दूसरा है शंट सीरीज फीडबैक, एक है और उसे हम बोलते हैं करंट शंट फीडबैक, और एक है हमारे पास मतलब उसे हम बोलते हैं करंट करंट फीडबैक, इसे हम बोलते हैं करंट एम्पलीफायर। ठीक है ना, करंट एम्पलीफायर। तीसरा जो टाइप है वो है सीरीज सीरीज फीडबैक, या तो करंट सीरीज फीडबैक, या तो हम बोलेंगे करंट वोल्टेज फीडबैक, जिसे हम बोलेंगे ट्रांस कंडक्टेंस, याद रखना ट्रांस कंडक्टेंस फीडबैक। और हमारे पास लास्ट जो फीडबैक होता है जिसे हम बोलते हैं सीरीज शंट फीडबैक, उसे हम बोलेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक, या तो वोल्टेज वोल्टेज फीडबैक, या फिर उसे हम बोलेंगे वोल्टेज एम्पलीफायर, जिससे हमारे पास एम्पलीफायर जो बनेगा वोल्टेज एम्पलीफायर। यहाँ पर कितना भी मैं समझाते बैठो आपको नहीं समझ में आ जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पर ये स्लाइड पर आ जाऊँ और यहाँ कुछ चीज़ें अगर अच्छे से समझा दो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगे क्यों क्यों भाई किसका नाम क्या है क्या नहीं है। देखो, पहला जो मैंने नामकरण रखा है शंट शंट फीडबैक, तो ये जो पहला नामकरण है बेटा कनेक्शन के हिसाब से, मतलब ये आपके पास बेसिक एम्पलीफायर है और यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क है। अब फीडबैक नेटवर्क किस तरीके से कनेक्टेड है इनपुट एंड आउटपुट पर, इससे बेसिकली इसका नाम है। तो देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब शंट में कनेक्टेड है, तो आउटपुट में भी पैरेलल में, इनपुट में भी पैरेलल में, तो यहाँ पर भी शंट में कनेक्टेड है और यहाँ पर भी शंट में कनेक्टेड है। तो इसीलिए इस वाले फीडबैक को बोलेंगे, ये इस वाले फीडबैक को बोलेंगे शंट शंट फीडबैक। समझ में आया? तो मतलब कभी कनेक्शन दे दिया, मतलब डायग्राम दे दिया, और अगर आपको कभी पूछा कि बताओ ये वाला फीडबैक कौन सा है, तो आप आराम से देखकर बता सकते हो कि कनेक्शन कैसा है। अगर इस तरीके से है मतलब शंट में पैरेलल में कनेक्टेड, तो हम इसको बोलेंगे शंट शंट फीडबैक। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों जब इस प्रकार का यहाँ पर बेसिकली मिक्सिंग होती है, याद रखना यहाँ पर मिक्सिंग होती है सिग्नल की, या फिर आप ऐसा समझ लो, चलो यहाँ पर देख लो, ये आपके पास ओवरऑल करंट था, ये आपके पास बेसिकली इधर कौन सा करंट जाएगा, ये फीडबैक करंट रहेगा ना, ये आई एफ करंट इधर चला जाएगा, और ये एक्चुअली आपके पास नेट करंट रहेगा। तो यहाँ पर करंट की क्या हुई है, मिक्सिंग हुई है। कैसे मिक्सिंग हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ओवरऑल करंट में अगर आप देखोगे तो इनपुट करंट प्लस आई एफ करंट होता है। ठीक है ना, अगर आप केसीएल देखोगे तो केसीएल लगा दोगे तो आई एस इज इक्वल टू दिस आई एफ प्लस आई आई आई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपके पास क्या हुई है, करंट की क्या हुई है, मिक्सिंग हुई है, राइट। तो ये आपके पास यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दिस इज अ करंट मिक्सिंग नेटवर्क,
यहाँ पर कनेक्शन जो होगा करंट मिक्सिंग होगा, क्योंकि करंट मिक्स आउट हुआ है। देखो इस करंट में ये करंट और ये करंट दोनों है, तो फीडबैक करंट मिक्स आउट हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे करंट मिक्सिंग नेटवर्क। ठीक है। वेदर दिस इज पॉजिटिव नेटवर्क और पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, तो आप क्या करते हो, फीडबैक चेक करने के लिए आप नेट करंट में ये आई एफ करंट ऐड हुआ है कि सब्ट्रैक्ट हुआ है ये देखते हो। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो, तो देखो यहाँ से हमारे पास आई आई क्या बनेगा, आई एस माइनस आई एफ। तो देखो आई एफ निगेटिव बना, तो हम इसको बोलेंगे कि ये निगेटिव फीडबैक है। आई एफ निगेटिव बना क्योंकि हम फीडबैक इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि फीडबैक हमारा पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए नेट इनपुट होता है, याद रखना। नेट इनपुट के हिसाब से आई एफ देखो, आई 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 इज इक्वल टू आई एस माइनस आई एफ बन रहा है ना, तो निगेटिव मतलब हम बोलेंगे इसको निगेटिव फीडबैक। गॉट इट। तो यहाँ पर मिक्सिंग होगी। आफ्टर दैट अगर आप मैं यहाँ की बात करूंगा तो इसको बोला जाता है सैम्पलिंग नेटवर्क। यहाँ पर सैम्पलिंग होती है, यहाँ पर सैंपल लिया जाता है आउटपुट का, और यहाँ पर इनपुट में फीडबैक मिक्स आउट किया जाता है। तो जो सैम्पलिंग देख रहे हो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैरेलल में आपने कनेक्शन लिया ना, तो पैरेलल में किसका सैंपल लोगे आप, वोल्टेज का। तो इसलिए इसको वोल्टेज सैम्पलिंग या तो वोल्टेज सेंसिंग नेटवर्क भी बोला जाता है। वोल्टेज को सेंस करेगा तो वोल्टेज का सैंपल लेगा, जैसे आप ब्लड का सैंपल लेते हो ना थोड़ा बहुत, ऐसा अगर आपको कभी डॉक्टर ने बोला कि बेटा वोल्टेज का सैंपल मतलब ब्लड का सैंपल दे दो, क्या आप पूरा ब्लड डोनेट करते हो, नहीं, आप थोड़ा सा ही सैंपल देते हो ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि सैंपल नेटवर्क में फीडबैक नेटवर्क थोड़ा सा ही सैंपल लेगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि 2% था। ठीक है ना। तो ये सैम्पलिंग नेटवर्क है, तो इससे नाम या नामकरण याद रख लो। यहाँ पर वोल्टेज सैंपल हो रहा है, या तो हम बोलेंगे वोल्टेज को सेंस किया जा रहा है, बट मिक्स आउट में कौन हो रहा है, मिक्स कौन हो रहा है, करंट मिक्स आउट हो रहा है। यस, करंट मिक्स आउट हो रहा है। तो याद रखना हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इफ द फीडबैक नेटवर्क इज कनेक्टेड इन शंट विद आरएल, फीडबैक नेटवर्क कैसा कनेक्टेड है, आरएल के शंट में, देन आउटपुट वोल्टेज विल अपीयर इनपुट टू द फीडबैक नेटवर्क। ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा वही इस फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट बनेगा। यस, दिस इज कॉल्ड अ वोल्टेज सैम्पलिंग या तो वोल्टेज सेंसिंग नेटवर्क। इसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज सैम्पलिंग या तो वोल्टेज सेंसिंग नेटवर्क। बट शंट शंट फीडबैक में आप और एक चीज समझ सकते हो कि इसमें बेटा वोल्टेज को सैंपल किया जा रहा है, या तो वोल्टेज का सैंपल लिया जा रहा है, बट मिक्सिंग क्या की जा रही है, करंट की मिक्सिंग की जा रही है। करंट मिक्स किया जा रहा है, वोल्टेज का सैंपल एंड करंट का मिक्सिंग। तो इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो है वोल्टेज एंड शंट फीडबैक, या तो वोल्टेज करंट फीडबैक। मतलब अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करो, वोल्टेज पहला ये जो सैम्पलिंग का वर्ड यूज किया जा रहा है और ये कनेक्शन यूज किया जा रहा है यहाँ का। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ, पहले तो वोल्टेज का सैंपल और ये जो वर्ड है वो कनेक्शन का है, या फिर यहाँ पर करंट के हिसाब से देखें तो करंट मिक्स आउट किया जा रहा है। तो इसलिए इसके दूसरे जो नाम है, ये नाम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। शंट शंट फीडबैक को ये हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज का सैंपल और शंट में करंट मिक्स होता है, तो इसलिए उसको बोलेंगे वोल्ट शंट फीडबैक, या तो वोल्टेज करंट फीडबैक भी हम बोलेंगे क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है ना। यस। और यहाँ अगर देखते हो बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना, इनपुट क्या है इस फीडबैक के लिए, फीडबैक नेटवर्क के लिए आउटपुट वोल्टेज, और इससे मिक्स आउट जो हो रहा है वो क्या है, करंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बीटा जो बनता है यहाँ का क्वांटिटी बटा यहाँ का क्वांटिटी ना, तो देखो मतलब यहाँ का क्वांटिटी सॉरी, तो ये आई एफ बटे वोल्टेज है कि नहीं है, आई एफ बटे वोल्टेज, क्योंकि इसका आउटपुट क्या रहेगा, आई एफ ही रहेगा, और इसके लिए इनपुट क्या है सर, वोल्टेज है। तो बीटा गया क्या बनेगा आपके पास, बीटा हमेशा आउटपुट बटे इनपुट रहेगा ना, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, करंट बटे वोल्टेज। और करंट बटे वोल्टेज मतलब क्या, कंडक्टेंस। समझने की कोशिश करो। ठीक है। करंट बटे वोल्टेज क्या रहेगा हमारे, एक सेकेंड कुछ गलत कर दिया क्या मैंने इसमें, यस एक सेकेंड, आई एफ आई एफ आई एफ, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे नाम, एक सेकेंड कुछ, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके क्षण क्षण में, यस, कहाँ गए हम, एक सेकेंड, फाइन, ओके ओके ओके। अभी देखो इससे आपके पास हुआ क्या, तो आउटपुट क्या था आपके पास, तो आउटपुट देखो आपके पास ये वोल्टेज था, और आपने जो इनपुट दिया था इस एम्पलीफायर के लिए, देखो आउटपुट आपने देखा वोल्टेज, मिक्स आउट किया करंट, मिक्स आउट किया बेटा आपने करंट। तो आउटपुट बटे करंट अगर आप देखते हो, आउटपुट बटे करंट अगर आप देखते हो,
तो आपका आउटपुट बटे करंट देखोगे तो ये क्या हो गया, इसका यूनिट क्या होगा, ओम। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। एम्पलीफायर के हिसाब से आउटपुट वोल्टेज है और मिक्स आउट हो रहा है बेटा करंट, मिक्स आउट हो रहा है करंट, तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज और मिक्स आउट हो रहा है करंट, तो इसलिए ये जो एम्पलीफायर कहलाता है इसे हम बोलते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है, जिसमें इनपुट क्या रहेगा करंट एंड आउटपुट क्या रहेगा वोल्टेज रहेगा। याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और बीटा के लिए अपोजिट में चलेगी, बीटा क्या होता है एक्सेप अपॉन एक्स नॉट, एक्सेप अपॉन एक्स नॉट, तो एक्सेप मतलब हमारे लिए अभी क्या रहेगा आई एफ, और एक्स नॉट वी नॉट ही हमारे लिए आउटपुट वोल्टेज रहेगा। दूसरा जो हमारे पास कनेक्शन है जो हम यहाँ से देख सकते हैं वो है शंट सीरीज फीडबैक। क्या है, शंट सीरीज फीडबैक। तो यहाँ पर याद रखना पहला जो ये जो शंट सीरीज ये जो वर्ड होते हैं ना कनेक्शन के हिसाब से होते हैं, मतलब देखो ये पहला शंट मतलब देखो यहाँ पर शंट में कनेक्शन है, और दूसरा कनेक्शन के हिसाब से सीरीज। तो देखो यहाँ पर शंट में कनेक्टेड नहीं, तो इस वाले वोल्टेज के यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये सीरीज कनेक्शन है कनेक्शन के हिसाब से, और ये शंट कनेक्शन है। तो कनेक्शन के हिसाब से तो जैसा नेटवर्क है वैसे आप सीधा सीधा देख सकते हो। बट अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पर सैंपल की बात करते हो तो सैंपल देखो आप करंट ले रहे हो, मतलब ये जो आउटपुट करंट होगा वही करंट इधर भी तो जाएगा ना, लोड करंट। तो करंट का ही तो सैंपल लिया जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें करंट का सैम्पलिंग हो रहा है। और मिक्सिंग किसका हो रहा है, मिक्स कौन हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से आपके पास देखो फीडबैक करंट मिक्स आउट होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे करंट सैम्पलिंग और करंट मिक्सिंग ही यही है, या तो हम इसको शंट मिक्सिंग भी बोलेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना शंट सीरीज में करंट का सैंपल लिया जा रहा है और करंट को मिक्स आउट किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा करंट शंट फीडबैक। करंट का सैंपल और शंट में हम इसको मिक्स आउट करते हैं, इसलिए करंट शंट फीडबैक भी बोलेंगे, या तो हम इसको दोनों चीजें देखो अभी यहाँ पर भी करंट है यहाँ पर भी करंट है, तो हम इसको करंट एम्पलीफायर भी बोलेंगे क्योंकि इनपुट में भी करंट था आउटपुट में भी करंट था। ठीक है, और अगर यहाँ से आप एक पॉइंट देखना चाहते हो, इफ द फीडबैक नेटवर्क इज इन सीरीज विद द आरएल, जब फीडबैक नेटवर्क आरएल की सीरीज में होगा देन लोड करंट ही हमारे लिए फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट बनेगा। बात तो सही है, लोड का जो करंट होगा जो मैं अभी बता रहा था वही इस फीडबैक के लिए करंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें क्या बोलेंगे कि जो सैम्पलिंग क्वांटिटी होगी, जो सैम्पलिंग क्वांटिटी होगी वो सैंपल आपने करंट का लिया है, तो इसलिए में इसमें क्या होता है करंट सैम्पलिंग या तो करंट सेंसिंग नेटवर्क हम बोलते हैं। गॉट इट, यस। तो इसे हम बोलेंगे करंट सैम्पलिंग या तो करंट सेंसिंग, क्योंकि हम लोड का ही करंट यहाँ पर बेसिकली सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बीटा की अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो फीडबैक सिग्नल क्या रहेगा देखो करंट, और सैंपल भी हमारे पास करंट रहेगा। ठीक है, बट अगर हमारे एम्पलीफायर के लिए बात करें तो यहाँ पर भी मिक्स आउट हो रहा था करंट, आउटपुट में भी मिल रहा था करंट, तो दोनों चीजें करंट करंट, तो इसीलिए शंट सीरीज फीडबैक को हम करंट एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो जो मैं बता रहा था ना इसका ये भी नाम है वो भी नाम है ऐसा भी नाम है वैसा भी नाम है, तो बेसिकली यहाँ से ही आया था, जैसे कि हम शंट सीरीज फीडबैक को ही करंट शंट फीडबैक या तो करंट एम्पलीफायर भी बोलते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें है क्या सीरीज सीरीज फीडबैक। देखो अब नाम में देखो सीरीज सीरीज है, तो यहाँ पर देखो कनेक्शन सीरीज में है यहाँ पर सीरीज में, तो यू कैन सिंपली से आउटपुट सीरीज में इनपुट भी सीरीज में। ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हो कि अगर आउटपुट आपका सीरीज में है, ऐसा फीडबैक आउटपुट में सीरीज में कनेक्टेड है, तो सैंपल क्या किया जाएगा, तो जो लोड का करंट होगा इफ द फीडबैक नेटवर्क इज कनेक्टेड विद आरएल सीरीज विद आरएल, तो लोड करंट ही हमारे लिए फीडबैक के लिए इनपुट रहेगा। बिल्कुल, लोड का करंट ही फीडबैक के लिए क्या रहेगा इनपुट रहेगा। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, तो सर यहाँ पर ये करंट ही इसके लिए इनपुट है, तो हम करंट का ही सैम्पलिंग ले रहे हैं, तो करंट का सैम्पलिंग ले रहे हैं, बट जब हम मिक्सिंग करेंगे बेसिकली इनपुट में जब हम मिक्स आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो इनपुट में जब हम इसमें मिक्स आउट करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएंगी। इनपुट में जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो देखो इनपुट में जब भी आप मिक्स करोगे तो आप वोल्टेज को मिक्स करोगे, अभी आपका करंट मिक्स नहीं होगा, अभी आपके पास करंट मिक्स नहीं होगा क्योंकि करंट आपके पास इस प्रकार से मिक्स हो रहा था ना आई एफ और इधर आई ए। अब वोल्टेज देखो यहाँ पर जो भी रहेगा ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो इस समय आपके पास वोल्टेज मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे जो भी सीरीज सीरीज नेटवर्क है, सीरीज सीरीज फीडबैक नेटवर्क है उसमें करंट का सैंपल लिया जा रहा है बट मिक्स आउट हो रहा है बेटा वोल्टेज, इसको वोल्टेज सीरीज में मिक्स होता है, हमेशा याद रखना वोल्टेज सीरीज में मिक्स होगा और करंट पैरेलल में मिक्स होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा करंट सीरीज फीडबैक सैम्पलिंग और ये मिक्सिंग।
तो करंट सीरीज फीडबैक, और इसका अगर आप रेशियो लोगे, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये करंट है, आउटपुट में करंट है, और यहाँ पर मिक्स आउट हो रहा है वोल्टेज। तो करंट बटे वोल्टेज क्या आ जाएगा, तो कंडक्टेंस आ जाएगा। तो इसीलिए करंट सीरीज फीडबैक को हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं हम, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, जिसमें इनपुट में क्या रहेगा, इनपुट करंट होगा, नहीं नहीं इनपुट करंट नहीं होगा, यहाँ पर मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर रहेगा इनपुट क्या रहेगा आपके पास, वोल्टेज, एंड आउटपुट क्या रहेगा आपके पास, करंट। ठीक है ना, इनपुट क्या रहेगा आपके पास, वोल्टेज, एंड आउटपुट क्या रहेगा, करंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट लिख के देता हूँ, तो यहाँ पर वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज होगा, बट आउटपुट आपके पास करंट रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ करंट सीरीज फीडबैक, या तो करंट वोल्टेज फीडबैक भी आप बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि करंट और सीरीज में आपने कनेक्ट किया है ना फीडबैक, करंट का सैंपल है और सीरीज में कनेक्ट किया, इसलिए करंट सीरीज फीडबैक, या तो करंट वोल्टेज फीडबैक, वोल्टेज का आपने फीडबैक दिया, तो यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है ना, याद रखो ये नाम थोड़े उल्टे होते हैं, उल्टे मतलब पहले सैंपल के बाद ये चीज देखी जाती है, सैंपल के बाद ये चीज देखी जाती है, ओनली कनेक्शन वाला ही नाम सीधा सीधा आता है सीरीज सीरीज। ठीक है, नहीं तो सभी नाम अपोजिट है, पहले सैम्पलिंग उसके बाद मिक्सिंग देखा जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए याद रखना, करंट का सैम्पलिंग लिया है और मिक्स आउट आपने सीरीज में किया, तो इसलिए करंट सीरीज या तो करंट वोल्टेज, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये बहुत आसानी से आप इस नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा सीरीज सीरीज फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट मेरे हिसाब से ये जो फीडबैक है वो ये है कि सीरीज शंट। अब नाम में मैंने बोला कि नाम में जैसा है ना वैसे देखना, तो यहाँ पर देखो सीरीज में है और यहाँ पर शंट कनेक्शन है, तो नाम के लिए तो जो है वो वैसा के वैसा ही देख लेना। अब इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पर आपने क्या किया है कि फीडबैक के लिए जो इनपुट मिला वो आउटपुट से आपने सीधा सीधा देखा है पैरेलल में। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज, आउटपुट का वोल्टेज फीडबैक के लिए क्या है, इनपुट है। इफ द फीडबैक नेटवर्क इज कनेक्टेड इन शंट विद द आरएल, देन द आउटपुट वोल्टेज विल बी अपियर द इनपुट टू द फीडबैक। मैंने वही चीज बोली, अगर हमारा कनेक्शन इस तरीके से शंट में है तो इसका आउटपुट वोल्टेज इसके लिए इनपुट होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस नेटवर्क को हम बोलेंगे वोल्टेज सैम्पलिंग या तो वोल्टेज सेंसिंग नेटवर्क, क्योंकि हम वोल्टेज का सैंपल ले रहे हैं। सीरीज में रहता है तो हम करंट का सैंपल लेते हैं, अब हमारे पास वोल्टेज का सैंपल है। ठीक है, बट मिक्स आउट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में मिक्सिंग होती है बेटा वोल्टेज की, यहाँ पर वोल्टेज मिक्स आउट होता है ना कि करंट मिक्स आउट होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये चीज बोलेंगे कि यहाँ पर देखो ये जो भी वोल्टेज आएगा ना प्लस माइनस वी एस, अब कैसे सर, वी एस नहीं वी एफ, आप बोलोगे सर कैसे सर मिक्स आउट हुआ, अरे देखो यार केवीएल लगा दो बेटा इसमें बस, प्लस माइनस, तो आप देखो ना कि मिक्स आउट कैसे होगा वोल्टेज। तो माइनस वी एस प्लस वी आई प्लस वी एफ इज इक्वल टू जीरो, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, देखो तो आप बोल सकते हो सर वी आई इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ। देखो ये निगेटिव वोल्टेज का मिक्स आउट हुआ कि नहीं, वोल्टेज वोल्टेज यहाँ पर है ना, आसान सी चीज, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, बस इतना ही समझ लो कि यहाँ पर जब भी सीरीज कनेक्शन आता है तो वहाँ पर मिक्सिंग होगी वोल्टेज की, सीरीज कनेक्शन में मिक्सिंग होगी वोल्टेज की, और सीरीज कनेक्शन में सैंपल लिया जाएगा करंट का, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखते हो तो देखो ये सैम्पलिंग नेटवर्क ना, यहाँ पर शंट है तो शंट में वोल्टेज का सैंपल लिया जाएगा, और सीरीज कनेक्शन है तो मिक्सिंग किसकी होगी, वोल्टेज की होगी। यस, तो इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा, करंट का, आपने करंट आपके पास है, यस, करंट शंट फीडबैक। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम, करंट शंट फीडबैक। यस, एक सेकेंड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, यस, इसमें वोल्टेज सीरीज फीडबैक होना चाहिए, नॉट अ करंट शंट फीडबैक, आई एम सॉरी। यहाँ पर नाम क्या होना चाहिए आपके पास, वोल्टेज लिया ना आपने, यस, ये वोल्टेज लिया ना, जैसे कि आप यहाँ पर क्या ले रहे थे, वोल्टेज ले रहे थे, करंट ले रहे थे, और करंट में आप सीरीज कर रहे थे, तो ये एक सेकेंड, इसका नाम क्या हो जाएगा, करंट सीरीज फीडबैक नहीं होगा, इसका नाम होगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक नेटवर्क, आई एम सॉरी, इसका नाम क्या होगा, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा मेरे शायद से मिस्टेक हुई, तो इसका नाम क्या होगा, वोल्टेज, कैसे वोल्टेज, क्योंकि सैंपल आपने वोल्टेज का लिया और सीरीज में आप कर रहे हो तो यहाँ पर सीरीज बोल दोगे, या तो फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो वोल्टेज, वोल्टेज सीरीज, या तो वोल्टेज वोल्टेज। ठीक है ना, वोल्टेज वोल्टेज फीडबैक, या तो हम इसको बोलेंगे वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें देखो
इनपुट में भी आप वोल्टेज का मिक्सिंग कर रहे हो, आउटपुट में भी आप वोल्टेज का सैंपल ले रहे हो, तो इसीलिए इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, जिसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर आएगा, फिर से अच्छे से लिख के देता हूँ। वोल्टेज, वोल्टेज हम क्या बोलेंगे, सीरीज। ठीक है ना, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास रहे पूरे के पूरे 4 टाइप। तो उम्मीद करता हूँ आज मतलब सभी सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक ही सेशन में आपको सभी चीज़ें दे दूँ। सेशन तो बड़ा हुआ है, आई नो बहुत बड़ा हुआ है, 2 आवर्स का तो सेशन मेरा चलता ही चलता है, अराउंड 2 आवर का सेशन हुआ ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बट सेशन को एंड करने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक लाइन, पॉजिटिव लाइन के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। आई कैन इज 100 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट दैन आई क्यू। अगर आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, तो बेटा ये किसी के आई क्यू लेवल से भी 10 नहीं 100 टाइम्स मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितना सोचते हो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे करना है, तो फिर आप ना जो बहुत ज़्यादा होशियार है उनको भी लीड कर सकते हो। तो जो भी मेरे मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, कि मैं उनके लिए हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो हार्ड वर्क हमेशा बीट करता है किसी के नॉलेज को भी। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोई होशियार है तो इसका मतलब आप उसको कभी कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो उसको आप बीट करके जा सकते हो, बीट करके जा सकते हो मतलब होशियार बंदे का भी सिलेक्शन नहीं होगा, बट आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपने हार्ड वर्क उतना किया है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी जितने भी निगेटिविटी चल रही है पूरे मार्केट में कि सर एग्जाम कभी होगी, वॉट एवर, ये सभी चीज़ें बाजू में रखो बच्चों। एग्जाम एक ना एक दिन होगी। आपको बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करने वाले भी है, आपने भी देखा कि बहुत सारे फेक न्यूज़ और वॉट एवर ये चीज़ें दी जा रही है। तो इनसे बचकर आपको बस एक ही चीज़ करना है कि पढ़ाई करना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अगर मतलब एक साइड में रख के अगर आराम से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप इन्हीं सभी चीज़ों से अगर डिस्टर्ब होगे तो फिर आपका सिलेक्शन सामने से निकल जाएगा और आप मतलब बाद में पछताते रहोगे। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, तो इसलिए मैं फिर से एक चीज़ आपको यही बोलूँगा कि आप इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दें, बस पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन में लेके चल रहा हूँ, बस आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी से आपका सिलेक्शन होगा, ना कि ये फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को मतलब शेयर कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, कहीं पर प्रॉब्लम आता है वॉट एवर जो भी रहेगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो कमेंट है वो मैं लेकर मतलब उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कि जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। बट हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता है तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कमेंट से मुझे बेसिकली फीडबैक मिलता है कि जो मैंने सेशन पढ़ाया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।